काशी कला कस्तूरी के सभी श्रोताओं को, सभी नाज़रीन को मेरा आदाब। आज मेरे साथ एक नए मेहमान आकाशवाणी और विविध भारती पे जो बहुत उन्होंने वर्क किया है, बहुत काम किया है। आप विविध भारती के एक्स चैनल हेड रहे हैं। आज वो मुंबई से हमारे साथ लाइव हो रहे हैं। आपको मैं आदाब करती हूँ और काशी कला कस्तूरी के पूरी टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, खैर मकदम। बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्र अल जजीरा, बहुत बहुत धन्यवाद। शबनम जी, मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने मुझे दावत दी आपके साथ इस महफिल में शामिल होने की। रेडियो के साथ मेरा रिश्ता बहुत पुराना रहा है, बहुत पुराना रहा है। और जब रेडियो के साथ रिश्ता पुराना रहा है तो ये समझिए कि जो श्रोता हैं, जो व्यूअर हैं, उनके साथ भी मेरा बहुत पुराना रिश्ता रहा है। तो उसी रिश्ते के नाते मैं आपको भी मानता हूं कि आपसे भी मेरा रिश्ता बहुत पुराना रहा है। फरमाएं। जी, आज आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया है कि आपने अपना कीमती वक्त दिया, हम लोगों को, काशी कला कस्तूरी को दिया, ताकि आज हम लोग जो एक जमाने से नाम सुनते थे, आपकी आवाज और आपका नाम, तो आज हम लोग बराह रास्त आपको देख रहे हैं। ये हम लोगों की खुशनसीबी है। और मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहती हूँ कि आप फॉर्मर कंसल्टेंट यूनिसेफ हैं। आपकी 6 किताबें अब तक आ चुकी हैं, जबकि आप 7वीं आपके अंडर पब्लिश है, 7वीं प्रेस में है और 2 किताबों पर है, 8वीं लैपटॉप पर जी। और 2 किताबों पर आपके, जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ कि 6 किताबें आपकी मंसरियाम पर आ चुकी हैं, यानी आपकी पब्लिश हो चुकी हैं। 7वीं अंडर पब्लिश है और 8वीं, जैसा कि आपने अभी बताया कि वो कंप्यूटर पर है, आपके लैपटॉप पर है, यानी उस पर वर्क चल रहा है। तो इस कदर आप पढ़ते लिखते रह रहे हैं, वाकई में आपको हैट्स ऑफ कि आप, जबकि आप विविध भारती के एक्स यानी रिटायर्ड चैनल हेड रहे हैं, और उसके बाद साहित्य से, संस्कृति से आपको बेइंतहा लगाव, जिसके बिना पर आप अभी भी लिख पढ़ रहे हैं। और आपकी 2 किताबें आई हैं, जिसमें स्वप्न चुभे शूल से, इस किताब पर आपको महाराष्ट्र साहित्य अकादमी अवार्ड 2019 मिल चुका है। और दूसरी किताब है आपकी अध जगी रातें अध सुता दिन, इस पर माया मोहन आलोक अवार्ड 2018 और केंद्रीय साहित्य अकादमी अवार्ड 2019, यानी 2 किताबों पर, एक किताब पर तो आपके 2 अवार्ड मिल चुके हैं। आपको बहुत बहुत मुबारक मोदी साहब। शबनम जी, यहाँ थोड़ा सा मैं तरमीम करना चाहूंगा आपके जुमले में। अच्छा, ओके। मुझे केंद्रीय साहित्य अकादमी अवार्ड नहीं मिला। दरअसल मेरी जो किताब है राजस्थानी की, अध जागी राता अध सुता दिन, वो 2019 की जो कुछ बुक्स नॉमिनेट हुई थी, देखिए 1,500-2 हजार बुक्स थी, उनमें से 9 बुक्स नॉमिनेट हुई। उन नॉमिनेटेड बुक्स में से एक किताब मेरी भी थी। तो पिछली बार मिला नहीं, आप लोगों की दुआएं रहेंगी तो शायद आने वाले वक्त में मिल जाए। आपके मुंह में घी शक्कर के आपने पहले ही दिलवा दिया मुझे अवार्ड, मगर उस पर मिला नहीं है दरअसल। बस ये तरमीम। यानी ये साहित्य अकादमी अवार्ड के लिए आपकी किताब नॉमिनेट हुई थी, और ये भी कोई कम बात नहीं है कि जहां इतनी हजारों किताबें जाती हैं, उसमें आपकी किताबें नॉमिनेट हुई। तो हो सकता है इंशाल्लाह आगे मिलने की भी उम्मीद है, लेकिन उस पर ऑलरेडी वो माया मोहन आलोक अवार्ड 2018 मिल चुका है। यानी आपके 2 किताबों पर अवार्ड मिल चुके हैं। आपने अब तक 25 टीवी सीरियल्स में काम किए हैं,
और 300 प्ले रेडियो प्ले में आपने वर्क किया है, उस पे एक्ट किया है, और डायरेक्ट किया है आपने 250 रेडियो प्ले को आपने डायरेक्ट किया है। इस तरह से, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपने दुनिया भर में यानी विदेशों में आपने 20 से ज्यादा कंट्रीज में वर्कशॉप कंडक्ट किए हैं। इसके अलावा एक अहम चीज महेंद्र मोदी सर की है कि वो जो आपके एक डेवलपमेंट ब्रॉडकास्टिंग पर आपने जो आपका जो वर्क है, आपका बहुत ये अहम वर्क है। इस पर टोरंटो के रायर्सन यूनिवर्सिटी टोरंटो में आपके ये 2 चैप्टर आपके वर्क पर पढ़ाए जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि विदेश के विश्वविद्यालय में, टोरंटो में, रायर्सन यूनिवर्सिटी में आपके वर्क पर, जो आपका डेवलपमेंट ब्रॉडकास्टिंग पर जो वर्क है, उस पर आपके ऊपर 2 चैप्टर पढ़ाए जा रहे हैं। आप ये बहुत अहम बात है सर। और इस तरह से बहुत से वर्कशॉप, बहुत से सेमिनार्स जो आपने रिप्रेजेंट किया है हिंदुस्तान को, अपने कंट्री को। तो सर मैं चाहती हूँ कि इस शख्सियत से, और आपने बहुत से संस्मरण भी लिखे हैं, बहुत सी कहानियां भी लिखी हैं, और आपकी कहानियों की कई किताबें हैं, और ज्यादातर जो आप रेडियो और टेलीविजन, विविध भारती और आकाशवाणी से रिलेटेड जितनी चीजें हैं जो आपकी जिंदगी में आई हैं, उसको आपने कलम का जामा पहनाया है। तो मैं चाहती हूँ सर कि जो संस्मरण आज आप हम लोगों को सुनाने वाले हैं, तो हम लोग उसके लिए तैयार हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया शबनम जी। आपने इतनी सारी मेरी जो उपलब्धियां गिनवा दी। तो मैं तो यही कहूंगा कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, नाटक का स्टूडेंट हूँ, साहित्य का स्टूडेंट हूँ, पढ़ता हूँ, खूब पढ़ा हूँ, खूब पढ़ने की कोशिश की है, और उसके बाद थोड़ा बहुत टूटा फूटा लिखने की कोशिश भी की है। आज मैं जो संस्मरण सुना रहा हूँ, ये दरअसल यूं कहिए कि 2 संस्मरण मैंने मिला के और उसको एक जामा पहनाया कहानी का। तो आप उसे कहानी भी कह सकते हैं, लेकिन हकीकतन वो सब कुछ सच्चा है, झूठ उसमें कुछ भी नहीं है। जो तसव्वुर की दुनिया में नहीं घूमा हूं मैं, हकीकत की दुनिया में मैंने ये चक्कर लगाने की कोशिश की है। जी बोलिए, कुछ कह रही हैं आप? जैसा कि सर, हाँ जी सर, जैसा कि होता है आमतौर पर कि कहानियां, उसमें कहानी जो सच्चाई थोड़ी होती है, हालांकि सभी कहानियां सच्चाई पर मबनी होती है। जो कुछ हम देखते हैं अपने समाज में, अपने मुआशरे में, अपने आसपास में, उसको हम कहानियों का जामा पहनाते हैं, उसको एक कहानी की शक्ल देते हैं। लेकिन आमतौर पर उन कहानियों में मुझे लगता है कि 80% हमारा इमेजिनेशन होता है। तो आपकी जैसा कि आप कह रहे हैं कि वो आपकी सच्ची कहानियां हैं। जी, वो सच्ची कहानियां मैं ये कह सकता हूँ। आपने जब परसेंटेज की बात ही की, तो मैं ये अर्ज करूंगा कि जिस तरह कहानियों में 80% इमेजिनेशन होता है, 20% हकीकत होती है, मेरी कहानियों में या मेरे संस्मरणों में 95% हकीकत है। 5%, सिर्फ 5%, वो भी, उसे भी आप कल्पना या इमेजिनेशन नहीं कह सकते, वो जिंदगी का फलसफा है, यूं कहिए। जो संस्मरण है उनके साथ जो सच्चाई है, उसके साथ जिंदगी के फलसफे को थोड़ा सा अटैच करने की कोशिश की है, ताकि उसकी खूबसूरती थोड़ी सी बढ़े। तो आप कहें तो मैं शुरू करूं पढ़ना? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सर। इसका उन्वान है कहानी जो चल बसी। कहानी जो चल बसी। देश की स्वतंत्रता प्राप्ति के कई बरस बाद तक हर विभाग के अधिकांश बड़े बड़े और महत्वपूर्ण पदों पर अंग्रेज अफसर ही काबिज थे। बीकानेर में भी तहसीलदार, एसडीएम, कलेक्टर, इन पदों पर कोई भारतीय बिरले ही पहुंचता था। मेरे बड़े मौसा गंगाधर जी चाहे तहसीलदार रहे चाहे एसडीएम, उनका शुमार बहुत अच्छे और योग्य अफसरों में होता था। रात दिन उनका उठना बैठना अंग्रेजों के साथ ही रहता था, इसलिए उनके जीने का अंदाज भी उसी तरह का था।
मेरी बड़ी मौसी जी लिखने के नाम पर तो बड़ी मुश्किल से दस्तखत की जगह अपना नाम आशा देवी लिख सकती थी, लेकिन उनसे बात करके कोई समझ नहीं सकता था कि वो अनपढ़ हैं, क्योंकि जब बोलने लगती थी तो फर्राटे से अंग्रेजी की लफ्जों का इस्तेमाल करती थी। अंग्रेज मेमो के साथ गेम्स खेलना, शराब पीना, सिगरेट पीना और आए दिन पार्टियों में जाना मौसा जी के साथ साथ मेरी मौसी जी की दिनचर्या के भी आवश्यक अंग थे। बहुत बड़ा सा घर था उनका, बहुत शानदार। अव्वल तो मौसी जी की शाम किसी क्लब में गुजरती थी, लेकिन जब कभी घर में होते तो एक ऊंचे बरामदे में बैठकर दोनों सिगरेट के कश लिया करते थे और साथ में शराब की घूंट। उनके घर में एक बड़ी सी तिजोरी थी जिसमें बेशुमार दौलत सोने के रूप में जमा थी। बेचारी चांदी के सिक्के तो अनाज और कोयले की बोरियों में भरे हुए कोनों में पड़े पिसूरते रहते थे। आए दिन सेठों के यहाँ से सोने और चांदी से भरे हुए थाल आया करते थे और नौकर चाकरों चाकरों की एक बड़ी फौज उनको मौसी जी के सामने रखती थी। मौसी जी सोना उठाकर तिजोरी में रख देती थी और चांदी के सिक्के नौकर लोग बोरियों में डालकर रख देते थे। ये वो समय था जब 1 रुपए का सिक्का चांदी का ही होता था, यानी 1 तोला चांदी का असली मोल 1 रुपए से भी कम था। हाँ बोलिए, जी बोलिए। मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा स्लो पढ़िएगा ताकि हम लोग का दिमाग का घोड़ा जो है आपके तेजी के साथ नहीं ओ दौड़ सॉरी पाता सॉरी है। सॉरी सॉरी। थोड़ा स्लो। जी, चलिए ठीक है, थोड़ा स्लो, चलिए। बस जी थोड़ा स्लो। वैसे मेरी स्पीड जो है वो चेंज होती रहेगी जगह जगह मौके के मुताबिक, ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि जब भी कहानी पढ़ते हैं, स्टोरी टेलिंग होती है, तो वो उसकी स्पीड एक नहीं रहती है। फिर भी मैं थोड़ी इन जनरल थोड़ी स्पीड कम कर लेता हूं। लेकिन इतने धनवान मौसा जी मौसी जी के कोई संतान नहीं थी। मौसा जी के एक छोटे भाई थे, कांजी। बड़े भाई इतने पढ़े लिखे, राज्य के बड़े अफसर, और छोटे भाई साफ अंगूठा छाप। मौसी जी से छोटी एक और मौसी थी जिनकी एक ही औलाद थी, लिच्छम बाई। मौसा जी और मौसी जी ने सोचा कि अगर लिच्छम बाई की शादी कांजी से करवा दी जाए तो उनके जो औलादें पैदा होंगी उनमें दोनों पक्षों का प्रतिनिधित्व हो जाएगा। यही सोचकर कांजी और लिच्छम बाई की शादी करवा दी गई। उनकी 3 औलादें हुई, मोहिनी, मोहन और शंकर। मोहिनी मुझसे 2 साल बड़ी थी, मोहन मुझसे 1 साल छोटा और शंकर मुझसे 4 साल छोटा। एक दिन जब मौसा जी की रायसी नगर में पोस्टिंग थी और हम लोग गर्मी की छुट्टियों में उनके यहाँ गए हुए थे। बहुत बड़ा सा बंगला था जिसकी 4 दीवारी के बाहर एक बड़ा सा नाला था। मैंने देखा मोहन घर के अंदर से एक थाली में 1-1 रुपए के चांदी के सिक्के लाता और फिर एक एक करके उस नाले में डालने लगता। जब सारे सिक्के खत्म होते तो फिर वो अंदर जाता और थाली भर के ले आता। मैंने मोहन को कहा, मोहन तुम रुपए क्यों फेंक रहे हो नाले में? उसका जवाब था, मेरी मर्जी, मेरे यहाँ रुपए। मुझे लगा इस तरह रुपए फेंकना कोई अच्छी बात नहीं है, मुझे मौसी जी को बताना चाहिए। मैं भागा हुआ अंदर गया और मौसी जी को बताया कि मोहन रुपए नाले में फेंक रहा है। मौसी जी मेरे साथ बाहर आई और बाहर का नजारा देखा। मोहन बड़े इत्मीनान से एक एक सिक्का नाले में डाले जा रहा था और साथ में गिन रहा था, 40, 41, 42। मौसी जी ने झट से उसका हाथ पकड़ा और डांटा, क्या कर रहे हो? बस इतना सुनना था और मोहन ने रुपयों की पूरी थाली को नाले में फेंका और जोर से चिल्लाते हुए अंदर की ओर भागा, ओ बाबू साहब, ओ माँ साहब मार रही है, ओ मुझे बाबू साहब, ओ मार रही है माँ। मोहन की चिल्लाहट सुनकर मौसा जी कमरे से बाहर आए और बोले, क्या हो गया हमारे बच्चे को? मौसी जी ने कहा, झूठ बोल रहा है, मैंने इसे नहीं मारा, लेकिन देखिए ना, नाले में रुपए फेंक रहा है। मौसा जी ने मोहन को गोद में उठा लिया और पुचकारते हुए बोले, क्यों बेटा, रुपए नाले में क्यों फेंक रहे हो? पुचकारने से मोहन का रोना और भी बढ़ गया। वो रोते रोते बोला, नहीं नहीं, मैं फेंक नहीं रहा था, मैं तो गिनती सीख रहा था। मौसा जी ठहाका लगाकर हंस पड़े और हंसते हुए बोले, आप भी कमाल करती हैं। अरे गिनती सीख रहा था हमारा बच्चा, और उस खेल में लगा बच्चा, और अगर 150 रुपए फेंक भी देगा तो क्या फर्क पड़ता है? चुप हो जाओ बेटा, चुप हो जाओ, लाओ भाई दूसरी थाली में रुपए लाओ और ला कर दो हमारे बेटे को कोई। पास ही खड़े नौकर ने भागकर हुक्म का पालन किया, रुपयों की पहले से बड़ी एक थाली लाकर
मोहन बाबू को दे दी गई और वो फिर वहीं बैठकर विजयी मुस्कान के साथ मेरी तरफ और मौसी जी की तरफ देखते हुए नाले में रुपए डालने लगा। एक, दो, तीन। मैं सन्न सा एक कोने में खड़ा हुआ ये सारा नाटक देख रहा था। एक कलदार यानी चांदी के 1 रुपए का क्या मोल होता है, ये उस वक्त तो मैं नहीं जानता था। लेकिन मुझे बड़ा होने के बाद अक्सर ये घटना याद आती थी और मैं सोचता था, क्यों नहीं मौसा जी ने उस वक्त मोहन को ऐसा करने से रोका। अगर वो लाड प्यार को थोड़ी देर के लिए भुलाकर मोहन पर मोहन को ऐसा करने से रोक देते, तो शायद होनी को भी मोहन पर थोड़ी दया आ जाती और वो इस तरह उससे गिन गिन कर बदले न लेती। मौसा जी और मौसी जी के पास धन दौलत की कमी ना तो तब रही जब मौसा जी एसडीएम की कुर्सी पर थे, और न धन दौलत की कमी तब रही जब वो रिटायर हो गए। हाँ, फर्क बस इतना पड़ा था कि नौकरों की वो फौज नौकरी के साथ ही रुखसत हो गई थी, जो तनख्वाह तो सरकारी खाते से पाती थी, लेकिन दिन रात पूरे कुनबे की खिदमत में लगी रहती थी। उनकी जगह एक दो नौकर रख लिए गए थे, जो बस ऊपर का काम करते थे। और अब मौसा जी और मौसी जी का क्लब जाना भी करीब करीब छूट गया था, क्योंकि देश आजाद हुए काफी बरस हो गए थे और तमाम अंग्रेज देश छोड़ कर जा चुके थे। अब ज्यादातर शाम में मौसा जी और मौसी जी अपने महल जैसे घर के बरामदे में ऊंची ऊंची कुर्सियों पर बैठकर सिगरेट के कश के साथ विस्की की चुस्कियां लेते थे और ड्राई फ्रूट चबाते रहते थे। मोहन शंकर के अलग अलग कमरे थे। मौसा जी मौसी जी यही सोचते थे कि दोनों भाई अपने अपने कमरे में बैठे पढ़ाई कर रहे होंगे। शंकर पढ़ाई में बहुत होशियार था, हर साल अपनी क्लास में अव्वल आता था, जबकि मोहन का दिल पढ़ाई में ज्यादा नहीं लगता था। हालांकि तिजोरी में ढेरों सोना रखा था, लेकिन राजस्थानी की एक कहावत है कि खावता खावता तो कुआं ही फूट जावे। यानी अगर धन को सिर्फ खर्च ही खर्च किया जाए तो कुआं भरकर धन हो तब भी वो कभी न कभी तो खत्म होगा ही। खास तौर पर जब कमाई बिल्कुल बंद हो जाए और खर्च पहले के जैसे ही बने रहे। खर्च वैसे ही चल रहे थे, बच्चों की पढ़ाई पर जी भरकर खर्च हो रहा था, घर में गाय भी रखी हुई थी जिसका पूरा दूध पूरे परिवार के काम आता था। कान जी के अपने खर्चे थे, लिच्छम बाई को भी दिन भर घर में काम करते वक्त किरचा सुपारी की जरूरत पड़ती थी, और मौसा जी मौसी जी के ड्रिंक्स और सिगरेट के तो अपने खर्चे थे ही थे। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि कमाई तो बंद हो चुकी थी, बस हर तरफ ही खर्च थे। कहाँ तो त्योहारों को सेठों के घर से बड़ी बड़ी डालियां यानी उपहार आया करते थे, जिसमें सोने चांदी से भरे थाल आते थे, और कहाँ अब बराए नाम कुछ रुपए पेंशन के तौर पर आते थे। फिर भी अभी लक्ष्मी ने उनके घर पर अपना आसन जमा रखा था। मौसा जी और मौसी जी की जिंदगी इसी तरह चैन से कट रही थी कि इसी बीच उनके एक पड़ोसी व्यास जी का एक बेटा बीकानेर आया, जो इथियोपिया में रहता था। उन दिनों कैसेट रिकॉर्डर बस इजाद ही हुए थे। हमारे देश में तो कैसेट रिकॉर्डर बनने नहीं लगे थे। हाँ, कोई बाहर से आता तो उसके पास पैसा होता तो वो ये खिलौना जरूर लेकर आता। व्यास जी का बेटा भी एक बेटा भी बाहर से अपने साथ ये रिकॉर्डर लेकर आया और बोला, बाबू साहब आप भी इस पर कुछ रिकॉर्ड करो। उन्होंने हंसकर कहा, क्या है ये? बाबू साहब ये रिकॉर्डर है, आप भी जब बोलेंगे तो उसमें रिकॉर्ड हो जाएगा, और फिर उसे चूड़ी यानी ग्रामोफोन रिकॉर्ड, राजस्थानी में चूड़ी बोलते हैं उसे, फिर उसे चूड़ी की तरह बजाकर सुन सकेंगे। मौसा जी हंसकर बोले, अरे बेटा, मेरी आवाज को तो ये मशीन अपने में भर लेगी, कोई बात नहीं, लेकिन कहीं मेरी आवाज के साथ साथ मेरी सांस को भी इसने अपने आप में भर लिया तो? वो भी हंसते हुए बोला, अरे नहीं बाबू साहब, लीजिए देखिए, मैं इसमें अपनी आवाज रिकॉर्ड करके दिखाता हूँ पहले, फिर आप करना। ऐसा कहकर उस लड़के ने रामचरितमानस की 2-3 चौपाइयां गाई। कैसेट को रिवाइंड करके उसे बजाया तो चौपाइयां कमरे में गूंजने लगी। अब वो लड़का बोला, क्यों बाबू साहब, अब तो आप भी रिकॉर्ड करेंगे ना कुछ? क्या रिकॉर्ड करना चाहते हो यार तुम मेरी आवाज में? आप गीता के श्लोक बहुत शानदार बोलते हैं, वही बोलिए, वो रिकॉर्ड करके मैं अपने साथ इथियोपिया ले जाऊंगा। म्लेच्छों का देश है बाबू साहब, कम से कम रोज आपकी आवाज में गीता के कुछ श्लोक मेरे कान में पड़ेंगे तो मेरा पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। ठीक है बेटा, लो शुरू करो रिकॉर्डिंग। अब कोई भी बोलना मत बीच में, जब तक कि मेरी रिकॉर्डिंग पूरी ना हो जाए।
वो अपने ड्राइंग रूम के तख्त पर बैठे हुए एक गाव तकिए पर रिकॉर्डर रखा गया और दूसरे का सहारा लेकर वो बैठ गए। मौसी जी और व्यास जी का बेटा पास में बैठे हुए थे। उन्होंने दोनों आंखें बंद करके गीता का सस्वर पाठ शुरू किया। तकरीबन 20 मिनट तक वो पाठ चलता रहा। एक अध्याय खत्म हुआ तो मौसी जी और उस लड़के ने सोचा अब अगला अध्याय शुरू करेंगे। लेकिन ये क्या, मौसा जी एकदम चुप। सबने कुछ लम्हे इंतजार किया, लेकिन मौसा जी आंखें बंद किए वैसे ही चुप। मौसी जी को लगा कि शायद नींद आ गई। उन्होंने हाथ से रिकॉर्डर रोकने का इशारा किया और मौसी जी बोली, क्या हुआ साहब, चुप कैसे हो गए, नींद आ गई क्या? लेकिन मौसा जी ने कोई जवाब नहीं दिया। अब मौसी जी ने हाथ लगाया तो उनकी गर्दन एक तरफ लुढ़क गई। फौरन पड़ोस के एक डॉक्टर ने आकर नब्ज को हाथ लगाया और कहा, मासा, बाबू साहब तो सुर्ग से तार गए। सब हक्के बक्के रह गए। मौसी जी चिल्लाने लगी कि उस मशीन में ही कुछ ऐसा था कि उसने मौसा जी की जान ले ली। वो रोते रोते कहती जा रही थी कि मौसा जी ने कहा भी था, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी आवाज के साथ साथ मेरी सांस भी ले ले ये मशीन। मशीन का तो बेचारी का क्या कसूर था, इतनी ही उम्र लिखवा कर लाए थे मौसा जी। लेकिन मेरी मौसी जी के दिमाग में ये वहम बुरी तरह से घर कर गया कि उस रिकॉर्डर की वजह से ही मौसा जी की जान गई है। ये वहम जब तक वो जिंदा रही उनके दिमाग से नहीं निकला। यहाँ तक कि जब मैंने आकाशवाणी ज्वाइन किया तो उन्होंने मुझे बड़ी मुश्किल से इसकी इजाजत दी। मौसा जी जा चुके थे। मौसी जी अपने कमरे में अकेली बैठी या तो भागवत पढ़ती थी या फिर सिगरेट फूंकती रहती थी। शंकर पढ़ाई में आगे बढ़ता जा रहा था और मोहन फेल होकर पिछड़ता जा रहा था। मौसी जी जान गई थी कि पढ़ाई लिखाई मोहन के बस की बात नहीं। उन्होंने सोचा अब पढ़ तो सकता नहीं, कुछ बिजनेस करवा दिया जाएगा, क्यों ना इसकी शादी करवा दी जाए। उन्होंने गिरते पड़ते हायर सेकेंडरी किए हुए मोहन की शादी गोकुल गोकुल जी नाम के एक क्लर्क की लड़की से करवा दी। नियति को तो तय करके बैठी थी कि मोहन ने जिस तरह उसका मुंह चढ़ाया है वो उसकी जिंदगी को आसान तो नहीं रहने देगी। घर में मोहन की पत्नी की पायल की रुंझुन गूंजने लगी, मगर साथ ही उसके ऊंचे ऊंचे बोल भी गूंजने लगे। मोहन और मोहन की पत्नी के बीच मनमुटाव होने लगा। इधर उस लड़की की लिच्छमबाई से भी नहीं बनी। मौसी जी तीनों को समझाने की भरपूर कोशिश करती रही, लेकिन उनकी बात सुनने को कोई भी तैयार नहीं था। झगड़ा झगड़ा बढ़ता ही गया। एक दिन वो लड़की घर छोड़कर अपने माँ बाप के घर लौट गई। मौसी जी ने बहुत कोशिश की, लेकिन वो वापस नहीं आई। कानजी भी, उधर ससुर जी यानी कानजी भी दुनिया छोड़कर चल दिए। वो चाहे कुछ भी कमाते नहीं थे, मौसी जी की तिजोरी पर एक बोझ ही थे, लेकिन घर में एक बुजुर्ग मर्द की हैसियत तो थी ही उनकी। मोहन ने कई बार कोशिश की कि कोई बिजनेस ऐसा जमा ले कि कम से कम दो वक्त की रोटी का जुगाड़ हो सके। उसकी हर कोशिश के साथ मौसी जी की तिजोरी में से कुछ सोना कम हो जाता था, मगर नतीजा वही, ढाक के तीन पात। महल जैसा घर बिना वक्त वक्त पर मरम्मत के टूट कर बिखरने लगा था। पास ही बने कुछ कमरे जो मौसा जी के जमाने में अच्छे पैसों में किराए पर उठते थे, अब खंडहर होने लगे थे। इसलिए कोई अच्छा किराया देने वाला भला उन्हें क्यों किराए पर लेता। अब तो कोई गरीब इंसान ही उन्हें किराए पर लेता था और नाम भर का किराया ही दे पाता था। यानी हर तरफ से लक्ष्मी इस परिवार को छोड़कर जाने को उतावली हो रही थी। इधर शंकर ने बहुत अच्छे नंबरों के साथ फिजिक्स में एमएससी तो कर ली, मगर इस पढ़ाई के दौरान पहले शराब और फिर काम्पोज मेंड्रेक्स जैसी ड्रग्स की लत पाल ली। बहुत ज़हीन लड़का था वो, मगर उसकी काबिलियत को सही रास्ता नहीं मिला। वो ट्यूशन भी पढ़ाता था, लेकिन सारा पैसा नशे की भेंट चढ़ जाता था। इसी दौरान दोनों भाइयों ने तय किया कि मिलकर कोई ऐसा काम शुरू किया जाए जिसमें शंकर की पढ़ाई लिखाई काम आ जाए और मोहन मैनेजमेंट का काम संभाल ले। बहुत सोचने के बाद दोनों ने तय किया कि बाबूसा के नाम पर एक स्कूल खोला जाए। एक बहुत बड़ी बिल्डिंग किराए पर ली गई, कई टेम्पो और बसें खरीदे गए। काफी दिन चले इंटरव्यूज की बदौलत स्टाफ का सिलेक्शन हुआ। कई बाबू, कई टीचर्स, कई चपरासी, कई ड्राइवर, कई आया है और भी न जाने कौन कौन सा स्टाफ आ गया।
इस स्कूल को शुरू करने के लिए मौसी जी की तिजोरी के सोने का एक बड़ा हिस्सा कुर्बान हो गया। अब बस लक्ष्मी के अवशेष ही बचे थे इस घर में। शुरू शुरू में जिस तरह से मोहन और शंकर ने पब्लिसिटी पर पैसा खर्च किया, काफी माँ बाप ने अपने बच्चों के दाखिले इस स्कूल में करवाए। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, शंकर बाबू की कुछ दबी हुई इच्छाएं बहुत बेताबी के साथ सर उठाने लगी। एक जगह बन गई थी जिसमें स्कूल तो दिन में चलता ही था। नौकर चाकर जैसी हर तरह की सहूलत थी। साथ साथ फीस के रूप में अच्छे खासे रुपए भी हाथ में आने लगे थे। दोनों भाइयों ने अब जिन कमरों में दिन में विद्यादान होता था, सरस्वती की आराधना होती थी, उन्हीं कमरों में शाम में शराब की महफिलें जमाने लगे। जहां गुड़ के गोदाम बन जाते हैं, मधुमक्खियां भी पहुंच ही जाती है। कुछ फिल्म वालों ने देखा कि मोहन शंकर के पास हर तरह की सहूलत मौजूद है। वो वहां आकर इकट्ठे होने लगे और फिर फिल्म बनाने के नाम पर दोनों भाइयों को उकसाने लगे। अगर ईमानदारी से देखा जाए तो शंकर में एक कलाकार मौजूद था। वो लिखता भी अच्छा खासा था, लेकिन उन फिल्म वालों को तो बस शंकर, मोहन और उनके पास मौजूद सहूलतों को इस्तेमाल करना था। आए दिन मीटिंग के नाम पर जमने वाली महफिलों में अनाप शनाप पैसा खर्च होने लगा था। दोनों भाई शायद ये भूल गए थे कि मौसी जी की जिंदगी की आखिरी बची हुई पूंजी का बहुत बड़ा हिस्सा इस स्कूल में लगा था। बच्चों की फीस आती थी तो स्टाफ की तनख्वाहें भी इसी में से दी जाती थी। हर महीने दोनों भाई जा पहुंचते मौसी जी के पास पैसों की मांग लेकर, और मौसी जी बेचारी क्या करती। जो कुछ बचा खुचा सोना था थोड़ा थोड़ा करके सारा दोनों भाइयों के सुपुर्द कर दिया। एक दिन शंकर ने आकर कहा, मासा कुछ रुपए चाहिए, 20,000 का खर्चा है, बस खराब हो गई है। मौसी जी ने दुखी होते हुए कहा, बेटा ये स्कूल कमाई के लिए खोली है या खर्च करने के लिए? कितना पैसा लगा चुके हो तुम लोग, कभी हिसाब लगाया है तुम लोगों ने? मासा नया काम है, जमने में थोड़ा वक्त भी लगेगा और कुछ पैसा भी। एक बार जमने के बाद स्कूल पैसा देने लगेगी। मौसी जी ने अपने गले से एक बहुत मोटी सी सोने की चैन निकालकर शंकर के हाथ में रख दी और लंबी सांस छोड़ते बोली, लो बेटा, ये मेरे पास सोने की आखिरी चीज बची है। अब तिजोरी खाली है बिल्कुल। जमाओ अपना स्कूल इससे, और तब भी न जमे तो फिर बेटा बंद कर दो स्कूल। अब न मेरे पास पैसा है न कोई सोना। मौसी जी, जिन्हें मैंने हमेशा एक पहाड़ की तरह मजबूती से सर ऊंचा किए खड़े देखा था, मानो उस पहाड़ पर आसमान से एक उल्का पिंड आकर गिर पड़ा था और वो उसे उसे चूर चूर कर दिया था। अब वह सिर्फ कमजोर रेत बिखरी पड़ी थी। वो सोने की जंजीर जो उन्होंने शंकर के हाथ में दी थी, उसका अक्स आज भी मेरी आंखों में वैसे के वैसा मौजूद है। बहुत मोटी और लंबी सी उस जंजीर में कम से कम 400 ग्राम सोना था। उस दिन मौसी जी को देखकर लगा ही नहीं कि ये वही मौसी जी हैं जो हमेशा गर्व से सर ऊंचा किए, हाथ में सिगरेट लिए जिस तरफ भी निकलती थी उस तरफ घर के ही नहीं, आस पड़ोस के लोग भी सहम कर गर्दन झुका लिया करते थे। मैंने गौर से देखा, मेरे सामने तो ललाट पर चिंता की मोटी मोटी लकीरें लिए, काले काले कोटरों में धसी आंखें लिए, झुकी कमर वाली एक कमजोर बुढ़िया खड़ी थी जिसके हाथ पांव कांप रहे थे। मैं सोचने लगा, ओह, वो सारा रौब दाब तो तिजोरी में विराजमान उस लक्ष्मी का था। वो जैसे ही घर से विदा हुई, रानी की तरह नजर आने वाली एक औरत कमजोर बुढ़िया में बदल गई। बस वो सोना खत्म हुआ, लक्ष्मी ने घर को अलविदा कहा। उसके बाद मौसी जी भी ज्यादा दिन जिंदा नहीं रही। जैसे नानी दादी की कहानियों में कहा जाता है कि राक्षस की जान पहाड़ पर रहने वाले तोते में बसा करती थी, उसी तरह मानो मौसी जी की जान उनकी तिजोरी के सोने में बसती थी। घर के सारे लोगों ने मानो तिजोरी के उस सोने को बेच बेच कर उस तोते की गर्दन मरोड़ दी थी। उन्हें कैंसर रोग ने आ घेरा और उन्होंने इलाज करवाने से साफ इनकार कर दिया। हम लोगों ने बहुत समझाया मगर वो नहीं मानी।
कुछ ही दिनों बाद वो इस असार संसार को छोड़कर उस दुनिया की यात्रा पर निकल निकल पड़ी जहां से आज तक कोई नहीं लौटा। और बस उनके जाने के साथ ही मोहन शंकर के स्कूल ने भी दम तोड़ दिया। कान्जी का एक छोटा सा मकान हुआ करता था गढ़ के सामने। शंकर ने अपना बोरिया बिस्तर उठाया और उस घर में चला गया। लिच्छमबाई कभी मोहन के साथ मौसाजी वाले घर में रहती तो कभी शंकर के पास आ जाती। मेरे छोटे मामा जी की एक साले की बेटी की 3 औलादें थी, लेकिन उसे उसके पति ने छोड़ दिया था। मामा जी ने सोचा अगर अपने साले की लड़की की शादी मोहन के साथ करवा दी जाए तो दोनों का घर बस जाएगा। 4 लोगों की मौजूदगी में दोनों की शादी हो गई। अकेले मोहन को अपना गुजारा चलाने में बड़ी दिक्कतें आ रही थी। ऊपर से एक बीवी और उसकी 3 औलादों को कैसे पाले उसकी समझ में नहीं आ रहा था। उसके पड़ोस में ही एक परिवार रहता था जिनका एक पेट्रोल पंप था। पैसे की कोई कमी नहीं थी। उस परिवार की बरसों से मौसाजी के उस महल नुमा घर पर निगाह थी। वो लोग आए दिन मोहन को उधार के नाम पर कुछ पैसे देने लगे। मोहन भी क्या करता। लिच्छमबाई भी बीमार रहने लगी थी। उनकी दवा दारू अपने परिवार के खर्च आखिर कहाँ से लाता। शंकर जब से अकेला रहने लगा था इस तरह की ड्रग्स को आजमाने लगा जो उसने पहले कभी नहीं आजमाई थी। इस बीच उसने कई नौकरियां की लेकिन वो कहीं नहीं टिक पाया। मैं जिन दिनों इलाहाबाद में पोस्टेड था एक बार बीकानेर आया तो कोर्ट से लौटते हुए देखा शंकर खड़ा है। मैं उसके पास रुक गया। वो मुझे अपने कमरे में लेकर गया। एकदम अस्त व्यस्त पूरा कमरा। चारों तरफ गंदे कपड़े, किताबें, कॉपियां, इंजेक्शन की शीशियां बिखरी हुई पड़ी थी। मैंने कहा, शंकर यार ये क्या हाल बना रखा है तुमने। नशे में डूबी हुई उसकी आवाज आज भी मुझे याद है। वो बोला, कुछ नहीं मामा जी, ये साली दारू और गोलियां आजकल कुछ असर ही नहीं करती। आजकल मैं नशे के इंजेक्शन लेता हूँ। अरे शंकर, क्या कर रहे हो ये तुम। क्यों अपने शरीर को खराब कर रहे हो। जानते हो ये नशा तुम्हें अंदर से खोखला कर रहा है। बस कुछ दिन और मामा जी, सिर्फ कुछ दिन। फिर क्या होगा। क्या कुछ दिन के बाद छोड़ दोगे ये नशा। छोड़ूंगा नहीं, छोड़ना पड़ेगा मुझे। क्या मतलब। वो एक अजीब सा ठहाका लगाते हुए बोला, मामा जी मैं शादी कर रहा हूं। जब बीवी आ जाएगी तो ये उसकी जिम्मेदारी होगी कि वो मुझे नशा छुड़वाए। किसके साथ शादी कर रहे हो और कब कर रहे हो। कोटा की एक लड़की है, मैं जाकर मिल आया हूं उससे। मैंने अपने नशे वशे के बारे में भी कुछ नहीं छुपाया उससे। फिर भी वो मुझसे शादी करने को तैयार है। बहुत अच्छी बात है शंकर। अगर वो तुम्हारे साथ शादी करने को तैयार है तो जरूर कर लो शादी। और भगवान करे वो तुम्हारा नशा छुड़वा भी दे। लेकिन एक बात याद रखना, नशा छोड़ने का फैसला भी खुद नशा करने वाले को ही लेना पड़ता है। और उस फैसले पर अडिग भी खुद ही उसे रहना होता है। कोई दूसरा उसे नशा छोड़ने में मदद तो कर सकता है लेकिन नशा छुड़वा नहीं सकता। खैर, तुम शादी करो, जरूर करो। और अहद कर लो कि हर हालत में तुम्हें नशा छोड़ना ही है। ऑल द बेस्ट मामा जी। कहकर वो मेरे गले से लिपट गया और बहुत देर तक उसी तरह खड़ा रहा। मैं समझ गया वो अपने आंसुओं को मेरी आंखों से छुपाना चाह रहा था। मैं भी उसे इसी तरह बाहों में लिए खड़ा रहा। उसका इस तरह भावुक होना मुझे थोड़ा धीरज दे रहा था। वो नशे के चंगुल में फंस चुका था, बुरी तरह फंस चुका था। मगर उसके ये आंसू बता रहे थे कि उसका जमीर अभी तरह पूरा अभी पूरी तरह मरा नहीं था। नशे की एक अवस्था ऐसी होती है जब इंसान का जमीर पूरी तरह मर जाता है। उसके बाद वो नशे के इस जाल में से कभी बाहर नहीं आ सकता। शंकर की आंखों से बहने वाले ये आंसू सिद्ध कर रहे थे कि उसका जमीर अभी भी पूरी तरह मरा नहीं है। अगर ये थोड़ा मजबूत रहा तो कोटा की वो लड़की शायद इसे नशे के जाल से बाहर खींच लाए। मैं वहां से चला आया था, फिर सुना उसकी शादी हो गई। कोटा से ब्याह कर जिस लड़की को लाया था उसने बहुत कोशिश की उसका नशा छुड़वाने की। शंकर जो भी कमाता था नशे पर खर्च कर देता था। ऐसे में घर का खर्च कैसे चले।
शंकर की बीवी सरकारी स्कूल में टीचर थी। शादी के बाद उसने कोटा से अपना ट्रांसफर करवा लिया था। उसकी पोस्टिंग बीकानेर से 30-35 किलोमीटर दूर एक गांव में हुई थी। 2-3 साल तक वो बेचारी इस कोशिश में लगी रही कि किसी तरह से शंकर नशा छोड़ दे। शंकर भी नशा छोड़ना चाह रहा था, लेकिन नशा उसके जिस्म और जहन में इस गहराई तक बैठ चुका था कि छोड़ छोड़ कर वो वापस नशे के जाल में आ फंसता था। कोई औलाद हो नहीं पा रही थी, वरना शंकर की बीवी का मानना था कि कोई बच्चा घर में आ जाए तो शायद शंकर की ये लत छूट जाए। दोनों ने तय किया कि एक बच्चा गोद ले लिया जाए। एक छोटी सी बच्ची गोद ली गई। शंकर की बीवी स्कूल चली जाती थी। इसके बाद शंकर के सामने कोई चारा नहीं बचता था सिवाय इसके कि वो बच्ची को संभाले। उन दिनों नशे के वो मॉर्फिन के इंजेक्शन अपने कूल्हों पर लगाया करता था। रोज एक ही जगह पर इंजेक्शन लेने से वहां घाव होने लगे थे। उसके सामने सवाल ये खड़ा होने लगा कि वो अपने नशे की देखभाल करे या बच्ची की। कभी बच्ची का प्यार जीत जाता था तो कभी नशे की लत। वक्त इसी तरह गुजर रहा था। शंकर तमाम कोशिशों के बावजूद नशा करना नहीं छोड़ पा रहा था, और उसके कूलों पर के घाव दिनों दिन बिगड़ रहे थे। आखिर तंग आकर उसकी बीवी ने आखिरी हथियार आजमाने की तैयारी कर ली। उसने शंकर से कहा, आपके कूलों के घाव गंभीर होते जा रहे हैं। अब भी आप नशा नहीं छोड़ेंगे तो ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह सकेंगे। और एक बात मैं आपको साफ साफ बताना चाहती हूँ, मैं मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर आपके पास इस घर में आई हूँ। मुझे विधवा बनकर इस घर में नहीं रहना है। आप तय कर लीजिए। आप तय कर लीजिए, आपको नशे की जरूरत है या मेरी। अगर अभी आप नशा नहीं छोड़ते तो मैं आपको तलाक दे दूंगी। शंकर बहुत रोया, बहुत गिड़गिड़ाया, मगर उस लड़की ने भी एक फैसला ले लिया था। उसे लगा कि वो अगर थोड़ा सा सख्त रहेगी तो उसका ये हथियार काम कर जाएगा। शंकर उससे बहुत प्यार करने लगा था, इसलिए वो नशा छोड़ देगा, मगर उसे तलाक नहीं लेने देगा। 1-2 दिन शायद शंकर ने बिना नशे के काटे, फिर छुप छुप कर इंजेक्शन लगाने लगा। आखिर उसकी बीवी उसे घसीटती हुई कोर्ट ले गई और तलाक की अर्जी दाखिल कर दी। कोर्ट ने दोनों को 6 महीने अलग अलग रहने की हिदायत दी और गोद ली हुई बच्ची को मां के सुपुर्द कर दिया। तीनों लोग कोर्ट से लौट आए। शंकर की बीवी बोली, मेरी जड़ों से तो आप मुझे उखाड़ कर ले आए थे, अब आप ही बताइए, मैं 6 महीने कहाँ जाकर काटूं। शंकर को कोई जवाब नहीं सूझ रहा था। वो बस बिलबिला कर सिसक पड़ा। बीवी ने पति के कंधे पर हाथ रखकर कहा, नहीं नहीं, इस तरह कमजोर मत पड़िए। आप माने तो एक बात कहूं। शंकर बोला, इस नशे के जंजाल ने मुझे इस तरह जकड़ लिया है कि बहुत चाहकर भी मैं इसे नहीं छोड़ सकता। इसके अलावा जो तुम कहो वो मैं करने को तैयार हूं। शंकर की बीवी बोली, 6 महीने बाद कोर्ट में हम यही कहेंगे कि हम लोग अलग अलग रह रहे थे। अभी मैं आपके साथ ही रहूंगी। बोली, आपको कोई एतराज। शंकर क्या जवाब देता। वो कब चाहता था कि उसकी दिलो जान से प्यार करने वाली बीवी उसे छोड़कर चली जाए। वो उसे बाहों में लेकर जोर जोर से रोने लगा। वो भी आखिर पत्थर तो थी नहीं। थी तो एक कोमल हृदय औरत थी। वो भी आंसुओं की गर्मी में पिघल गई, फपक पड़ी। उस दिन दोनों को लगा कि एक दूसरे के बिना जीना इतना आसान नहीं है। उस शाम न उनके घर चूल्हा जला और ना ही शंकर ने मॉर्फिन का इंजेक्शन लिया। नन्ही सी बेटी को भुजिया के साथ सुबह की बची खुची रोटियां खिला दी और दोनों पति पत्नी एक दूसरे को बाहों में समेटे बैठे रहे। दिन गुजरते जा रहे थे। कोर्ट की नजर में वो दोनों तलाक के मुहाने पर खड़े पति पत्नी थे, जिन्हें 6 महीने बाद कोर्ट में जाकर बस इतना सा कहना था कि पिछले 6 महीने से वो लोग अलग अलग रह रहे हैं और कोर्ट उन्हें एक दूसरे की कैद से आजाद कर देगा। जैसे जैसे समय बीत रहा था, दोनों के दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। दोनों को समझ ही नहीं आ रहा था कि दोनों आखिर बिना एक दूसरे के जिएंगे कैसे। सच बात तो यह है कि वो दोनों साफ साफ समझ ही नहीं पा रहे थे कि क्या वो वास्तव में तलाक लेना चाहते हैं। लेकिन नियति को पता था, साफ पता था कि क्या होने वाला है।
रोज की तरह रात में बीवी ने शंकर के कूलों के घाव स्पिरिट से साफ किए, पट्टी बांधी, उसे खाना खिलाया, खुद ने खाया। सुबह 4 बजे का अलार्म लगाकर सो गई ताकि सुबह उठकर पति और बच्ची के लिए खाना बनाकर रख सके, अपना टिफिन साथ ले सके और बच्ची को तैयार करके स्कूल भेज सके। बच्ची को स्कूल के लिए रवाना करने के साथ ही वो भी पब्लिक पार्क के सामने से उस जीप में सवार हो जाया करती थी जो उसे पास के उस गांव में छोड़ती थी जहां उसकी पोस्टिंग थी। सुबह उठी, जल्दी जल्दी सारे काम निपटाए, खाना पति के सिरहाने के पास रखकर उसकी चादर ठीक करने लगी तो शरीर कुछ गर्म लगा। उसने कहा, क्या बात है जी, बुखार हो गया है क्या आपको? शंकर कराहते हुए बोला, हाँ, कूलों में बहुत दर्द हो रहा है, शायद घाव में इन्फेक्शन हो गया है, उसी की वजह से बुखार चढ़ गया है। मैं स्कूल न जाऊं आज, आप कहीं से छुट्टी ले लो। नहीं नहीं, जाओ तुम, क्यों एक दिन की छुट्टी बर्बाद करती हो? नहीं, मुझे रुक जाने दीजिए आज, मन आज पता नहीं कैसा कैसा हो रहा है। शंकर हल्की सी हंसी के साथ बोला, अरे बावली, कल रात मेरे घाव नहीं देखे तुमने? मैं नशे के बिना रह नहीं सकता और नशे के इंजेक्शन जब तक लूंगा मेरी हालत इसी तरह रहेगी। जाओ तुम अब अपने काम पर जाओ, तुम्हें मेरी कसम, मैं बुखार की दवा ले लूंगा। वो बेचारी कसम की मारी निकल पड़ी घर से। बच्ची को स्कूल छोड़कर जा पहुंची पब्लिक पार्क के गेट पर। जीप में बैठे सभी लोगों को देर हो रही थी, सभी उस पर चिल्ला पड़े। खास तौर से वो ड्राइवर जो रोज उसे लेकर जाया करता था, कहने लगा, मैडम जी आप तो एक कार ले लीजिए, मान लिया कि आपके पति बीमार है लेकिन इस तरह रोज सबको लेट करवाने से काम नहीं चलेगा। मैं तो आज आपको छोड़कर ही जाने वाला था, ये तो सुमन बहन जी ने बहुत रिक्वेस्ट करके मुझे रोक लिया। वो बिना कुछ बोले जीप पर सवार हो गई। काश उस ड्राइवर ने उस दिन उस बदनसीब लेडी पर इतनी दया नहीं की होती और वो बिना उसका इंतजार किए उसे छोड़कर निकल गया होता। 2 घंटे बाद ही वो बदनसीब घर लौट आई, एक बेजान जिस्म के रूप में। बीकानेर से निकलते ही जीप की एक ट्रक से टक्कर हुई और सबकी सब सवारियां और ड्राइवर मौके पर ही कुचले गए। मैं मैं उस बदनसीब लड़की से कभी नहीं मिल पाया था। उसने मेरे भांजे को खूब प्यार दिया था, उसकी खूब सेवा की थी, मुझे उसकी बहुत याद आती है। लेकिन मेरे सामने मसला ये है कि मैं उसे कैसे याद करूं, उसे याद करने के लिए शक्ल कहां से लाऊं, जबकि मैंने उसे कभी देखा ही नहीं। शंकर, मेरे पिताजी और दीगर लोगों के मुंह से टुकड़ों टुकड़ों में सुनी उसकी एक कहानी के आधार पर मैं अपनी कल्पना में उसका एक चेहरा गढ़ता हूं, मगर कुछ ही लम्हों में वो शक्ल जर्रा जर्रा होकर बिखर जाती है और मेरा दिल अजीब सा उठता है जब भी हमें किसी की याद आती है। जब भी हमें किसी की याद आती है तो हमारी आंखों के सामने उस शख्स की शक्ल आ जाती है, लेकिन अगर हमने उस शख्स को कभी देखा ही नहीं हो तो हमें लगता है कि हमारी आंखों की ज्योति चली गई है। ये एहसास बहुत तकलीफ देह होता है और आपका दिल तड़पता है उसकी शक्ल देखने को, और जो इंसान अब है ही नहीं उसकी शक्ल भला आप कैसे देख सकते हैं? वो बदनसीब लड़की विधवा होकर नहीं मरना चाहती थी, भगवान ने उसकी सुन ली, वो सदवाई चली गई। लेकिन यकीनन जब उसके प्राण निकल रहे होंगे तो अपने पति की सेहत के बारे में ही सोच रही होगी। कुछ महीनों बाद जब मैं बीकानेर आया तो शंकर ने पूरी दास्तान मुझे सुनाई और कहा, मामा जी, उस लड़की ने मुझे टूट कर चाहा, जो कुछ भी किया अच्छा या बुरा सब मेरे लिए ही किया, लेकिन मैं उसके लिए कुछ नहीं कर पाया। ये देखिए, मैंने एक फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी है, उसी को सेंटर में रखकर देखिएगा, अगर कोई प्रोड्यूसर नजर आए तो बताइएगा। कुछ ही महीनों बाद खबर मिली कि नशे की ओवरडोज की वजह से एक दिन शंकर भी उसी दुनिया में जा बसा जहां उसे इतना प्यार करने वाली बीवी जा बसी थी। मैं तब तक मुंबई आकर बिजी हो चुका था, बहुत लंबे अरसे तक बीकानेर नहीं जा पाया। जब एक बार बीकानेर गया और भाई साहब भाभी जी से बातें कर रहा था तो घंटी बजी। मैंने कहा, इस भरी दोपहरी में कौन आ गया?
भाभी जी ने मेरी बात पर ध्यान न देते हुए कहा, महेंद्र जी जूस पियेंगे? मैं कुछ बोलता इससे पहले ही वो उठी और बाहर की तरफ चल पड़ी। मैं भी उनके पीछे पीछे बाहर आया। देखा एक आदमी जूस का ठेला लिए खड़ा है। गेट खोला तो उसने अंदर आकर मेरे पैर छुए। मैं हक्का बक्का रह गया, क्योंकि गर्मी के कारण उस जूस वाले ने अपने पूरे चेहरे को गमछे से ढक रखा था। मैंने आशीर्वाद तो दे दिया, मगर अभी भी मैं पशोपेश में था कि इस ठेले वाले ने मेरे पैर क्यों छुए। तभी उसने अपना गमछा हटाया। मुझे जैसे किसी ने 440 वोल्ट का झटका लगा दिया था। ये जूस का ठेले वाला और कोई नहीं, वही मोहन था, जिसे मैंने बचपन में नाले में बड़ी शान के साथ सैकड़ों चांदी के रुपए फेंकते हुए देखा था। शुक्रिया आप सब लोगों का। बहुत बहुत टचिंग, बहुत टचिंग। क्या बताऊं कि आप खुद उसमें, क्योंकि ये सच्ची कहानी थी, वो आपकी फैमिली की कहानी, आपके घर की कहानी है ये, और उसमें आप पूरे डूबते हुए अपने जज्बात को समेट कर और अपने जज्बात पर काबू करते हुए किस तरह से आपने पढ़ा है, वो आप ही का जिक्र है। बहुत बहुत मुश्किल बात थी। और क्योंकि आप इंसान जब कोई चीज कहता है, कुछ बताता है, तो उस जी दौर में जी लौटता है। तो वाकई में आज हम लोगों को ऐसी कहानी कि इंसान सोचता है कि ये कहानी है, हम कहानी सुन रहे हैं, हाँ और कहानी जी पढ़ने वाला भी इस अंदाज से पढ़ता है कि उसे जी मालूम है कि ये इमेजिनेशन पर मबनी है, इमेजिनेशन पर मबनी हम ये जी कहानी पढ़ रहे हैं। उसके चेहरे पर भी वो जी एक्सप्रेशन नहीं हो जी पाता है, वो अंदर से जो एक हार्ट से जो जी निकलती है जो चीजें, वो भी नहीं हो पाता है। तो जी यकीनन ये आपके घर की जी कहानी थी, आपके मौसी और मौसा जी की कहानी थी। तो इसलिए जो अंदर जो जज्बात उमड़ रहे थे, जी वो आपके चेहरे पर भी नजर आ रहा था, वो आपकी आवाज में भी नजर आ रहा था, वो आपके एक्सप्रेशन में भी नजर आ रहा था। वाकई में बहुत टचिंग कहानी। सारे लोग, काफी लोग आपको सुन रहे हैं, और वो सिर्फ ये, पहले तो आपकी आवाज की तारीफ बहुत किया, लेकिन फिर उसके बाद लोग आपकी कहानी में गुम हो गए, आपकी कहानी में गुम हो गए। और सबकी सिर्फ एक आवाज थी कि इट्स वेरी हार्ट टचिंग, वेरी टचिंग, इसी तरह की के सबके ये थे जी। और यहाँ वाकई एक में अर्ज ये करना चाहूंगा जी, कि मेरे एक अर्ज करना चाहूंगा, बीच में आपको रोक रहा हूं, माफ कीजिएगा, कि ये कहानी, इसलिए इस कहानी ने मुझे टच नहीं किया कि ये मेरी फैमिली की कहानी है। मेरी मेरे जितने संस्मरण हैं, उनमें ऐसे बहुत से संस्मरण हैं जिनका मेरे परिवार से कोई ताल्लुक नहीं है। माफी चाहता हूँ। मेरे परिवार से, मेरी फैमिली से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन जब मैंने उसको लिखा है, तो आप मान के चलिए कि मैंने उसको जिया है, फिर से जिया है। जब आप संस्मरण लिखते हैं तो आप अपने पुराने वक्त में लौटते हैं और उस वक्त को जीते हैं। तो मैंने उस वक्त को जिया है लिखते हुए, चाहे वो मेरे परिवार की हो, चाहे दूसरों की हो। ओहो, आई एम सॉरी, इसको मैं बंद करता हूँ। सॉरी। तो जो मैंने दूसरी की कहानियां लिखी हैं या दूसरे संस्मरण लिखे हैं, उनमें भी बिल्कुल यही बात कि उसमें भी मैं खुद जज्बाती हो जाता हूँ। मेरे आंख में आंसू आ जाता है, क्योंकि आंख में आंसू अगर नहीं आता है मेरे, लिखते हुए नहीं आता है, तो भी मैं उसमें दर्द नहीं भर सकता। और पढ़ते हुए अगर मेरी लिखी हुई कहानी में मेरे आंख में आंसू नहीं आएगा, तो फिर वो, उसका असर कुछ नहीं होगा। जी फरमाए, आगे बोलिए आप, आगे बोलिए। सर,
ये माना कि आपकी कहानी कि आप जैसा आपने जैसे कहा जी कि दूसरे की कहानी मैं लिखता हूँ, दूसरे के संस्मरण के तौर पे दूसरे की जो बातें होती हैं वो आप लिखते हैं, जी उसमें भी उसी दर्द को आप महसूस करते हैं। जी ये नो डाउट कि ये बहुत वाक़ई में आप उसको डूब कर लिखते हैं और डूब कर महसूस करते हैं। लेकिन जी फिर भी मौसी मौसा की कहानी जो वाक़ई में मौसी तो बहुत ही अहम चीज़ होती है। कहते हैं ना कि हाँ माई मरे मौसी जिए। तो आप मौसी का जो एक प्यार था, मौसी के लिए हाँ जो आपने मौसी का जो डिवोशन देखा अपने फैमिली के हाँ लिए, अपने बच्चों के लिए उनका जो देखा आपने, तो जी और किस तरह से एक-एक करके, एक-एक चीज़ करके उनके पैसे से लेकर, उनके सोने-चांदी से लेकर आखिरी जो गले में पहन रखा था, वो भी गया और किस तरह गया उसके बाद वो किस तरह से दुनिया से खुद रुखसत हो जाती हैं। तो वो जी सब जी सारी चीज़ें आपको जितना वो आपको टच करेगी ये कि यकीनन कोई दूसरी चीज़ें क्योंकि उसमें मौसी की कहानी है। तो बहुत बहुत चलिए अहम बात होती है। हाँ, चलिए तो इसलिए हाँ बहुत फ़र्क पड़ता है हम दूसरे की कहानी जी को बताना और खुद अपने ऊपर महसूस करना, क्योंकि इसको आप जी खुद अपने ऊपर महसूस कर रहे हैं, वो आपकी फ़ैमिली की है। तो जी वाक़ई में बहुत 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 ही मार्मिक, बहुत मार्मिक शुक्रिया मतलब बहुत बहुत जैसे इंसान सिर्फ़ डूब गया था, उसमें डूब गया था और सभी व्यूअर्स का यही था। आप बाद में देखिएगा कि पहले तो आवाज़ की बहुत तारीफ़ हुई। लेकिन फिर आपके संस्मरण के होते में लोग एकदम होताज़न हो गए, उस समंदर में डूब गए जी और शुक्रिया बहुत बहुत मतलब शुक्रिया तब सारे व्यूअर्स हाँ, का तब आपकी ये कहानी खत्म संस्मरण खत्म हुए, ये नहीं और मैं अपने व्यूअर्स से बताना चाहती हूँ कि आपकी जितनी भी कहानियाँ आपकी जो 6 या 7 बुक है, वो सिर्फ़ संस्मरण पर ही रिलेटेड है, वो जी मबनी है संस्मरण पर ही आधारित वो कहानियाँ हैं और सब असली ही हैं और जैसा कि मोदी सर ने कहा कि वो उसपे जो है शायद 5% ही इमेजिनेशन हो, वरना एक धुरी होती है एक कहानी की और उसपे सारे इमेजिनेशन पे ही वो सारी चीज़ें काम करती हैं। जी लेकिन वाक़ई सर मैं चाहूँगी कि बीच-बीच में मैं आपके इस तरह के कहानियों के जो आपके संस्मरण हैं, जो आपके बुक से हैं, वो निकाल के एक-एक आप ज़रूर मुझे हम लोगों को सुनाया कीजिएगा। मैं मैं अपने बिल्कुल व्यूअर्स से चाहती हूँ कि इस आवाज़ को हम लोग सुनते रहें क्योंकि कितने लोगों ने लिखा है कि हैदराबाद से हिमानी झा जी देख रही थी, उन्होंने लिखा कि लगता है कि बहुत ज़माने के बाद रेडियो की आवाज़ सुनने को मिल रही है। तो इस तरह से जी, तो वाक़ई आप तो रेडियो आर्टिस्ट ही रहे हैं और विविध भारती के एक्स चैनल हेड रहे हैं और आपकी पूरी ज़िंदगी उसी में गुज़री है और अभी भी उसी तरह की चीज़ों में, कामों में गुज़र रही है। तो यकीनन आप मुबारकबाद शबनम के जी मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि रेडियो का या विविध भारती का या मैं जो कुछ पद पर रहा वो ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं एक कलाकार हूँ, मूलतः बेसिकली मैं कलाकार हूँ। पद तो मिलते गए और वो ठीक है, वो सब होता रहा, लेकिन मैं रेडियो से जुड़ा एक आर्टिस्ट की तरह से ही। मैं आपको बताऊं, मैं जब 11वीं क्लास पास की थी उसके तुरंत बाद जो है मैं ड्रामा का ऑडिशन देने चला गया और ड्रामा का ऑडिशन मैंने दिया और बहुत ही अच्छे तरीके से इस तरह से मैं पास हुआ कि जो जयपुर से डायरेक्टर आए हुए थे बीकानेर में पहली बार ऑडिशन हुआ था, तो जयपुर से डायरेक्टर थे मंजरूल अमीन साहब। आप लोगों ने अगर देखा होगा, ज़ाला अमीन न्यूज पढ़ा करती थी टीवी पर, उनके अब्बा। तो वो डायरेक्टर थे, वो बाद में डायरेक्टर जनरल होके रिटायर हुए। तो उन्होंने मुझे कहलवाया कि अगर तुम चाहते हो तो मंडे जो आ रहा है उस मंडे को आके जयपुर में ज्वाइन कर लो एज अनाउंसर, परमानेंट अनाउंसर। मैंने कोई अनाउंसर का इम्तहान नहीं दिया और मुझे ये और ऑफर सिर्फ हो गया। 11th क्लास में आप थे और आप हाँ जी 11th क्लास में उस वक़्त थे जी और आप तो ओह! जी, मुझे वो ऑफर हो गया। लेकिन मुझे पढ़ाई करनी थी, मैं इंजीनियरिंग कॉलेज एडमिशन लिया मैंने, फिर इंजीनियरिंग कॉलेज मुझे जमी नहीं, छोड़ के चला गया। फिर बायो लिया, वो भी नहीं जमा मुझे। फिर मैंने आर्ट्स लेकर के फिर एमए किया, जर्नलिज्म में पोस्ट ग्रेजुएशन किया और फिर उसी पोस्ट पर मैंने ज्वाइन किया जो पोस्ट मुझे 11वीं में मुझे ऑफर हुई थी, उसी पोस्ट पर मैंने ज्वाइन किया। तो इस तरह से
मूल चीज ये है कि मैं कलाकार हूँ। देखिए पद वगैरह ये सब ठीक है, अपनी जगह है, और मैंने जिंदगी भर 37 वर्ष नौकरी की, और 53 साल से जुड़ा हुआ हूं मैं ऑल इंडिया रेडियो से, 53 ईयर्स से। मैंने हमेशा कलाकार की तरह ही काम किया, और मुझे लोग ढूंढते थे कि कहाँ है, तो मैं अपनी जो कुर्सी है उसके ऊपर कम मिलता था, स्टूडियो में ही मिलता था। तो ये शुरू से मैं, मेरी नेचर इस तरह की रही। मैं कलाकार हूँ और कलाकार रहूंगा। और देखिए ना, पद तो चला गया मेरा, जैसे ही मैं रिटायर हुआ 9 साल पहले, तो पद तो उस वक्त चला गया, है ना। लेकिन कलाकार तो मैं आज भी हूँ, बस वही बड़ी चीज है मेरे लिए। जी। मैं अपने व्यूवर्स को बताना चाहूंगी, जो हमारे दर्शक हैं, जो हमारे श्रोता हैं, कि महेंद्र मोदी सर एक अच्छे म्यूजिक के बहुत जानकार हैं, संगीत के बहुत जानकार हैं, और किस तरह से इनका संगीत का सफर शुरू हुआ है वो मैं चाहूंगी कि एक किस तरह से सीखने की जो लालसा थी, सीखने में के अंदर से जो एक उत्साह होता है, और मतलब वो जो चीजें थी आप में, वो उनको बहुत कुछ, उनकी इस संगीत का सफर मैं इन्हीं से पूछना चाहूंगी कि हमारे दर्शक भी सुने कि किस तरह से वो एक गर्ल्स स्कूल में पहुंचते हैं, ये पता करते करते, क्योंकि आप राजस्थान से हैं, आपका ताल्लुक राजस्थान से है, और जैसा कि आपने बताया था एक बार मुझे कि वहां पे जिस जिस इलाके से थे आप, जिस जगह थे, वहां पे बहुत ज्यादा म्यूजिक का नहीं था, खासकर लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए तो था, लेकिन लड़कों के लिए म्यूजिक का कोई ऐसा ट्यूटर नहीं था, कोई ऐसे गुरु नहीं थे जिससे वो सीख सके। तो ये इन्होंने सुना कि गर्ल्स स्कूल में कोई टीचर है और वहां चले गए। तो सर मैं चाहूंगी कि ये जो आपका एक संस्मरण है, जो आपकी एक बात है कि संगीत का जो शौक था वो आपको कैसे वहां तक लेके गया, और वहां पर जाकर क्या हुआ वो आप बताइए। देखिए मैं आपको बताता हूँ शबनम जी, हुआ ये कि संगीत का शौक मुझे कैसे लगा। सबसे पहले तो ये, मैं तकरीबन रहा हूँगा 7 साल का या 6 साल का। तो राजस्थान में श्री गंगानगर जिला है, उसमें गांव है चूनावड़। उसमें मेरे पिताजी ग्राम सुधार केंद्र के प्रभारी थे। वहाँ 3 चीजें थी जो मुझे बहुत ज्यादा मुझे अट्रैक्ट करती थी। एक तो था रेडियो, एक था ग्रामोफोन, और एक था कैमरा। तो कैमरा तो हमें छूने नहीं दिया जाता था, ग्रामोफोन हम बजा सकते थे, रेडियो हम बजा सकते थे। तो क्या होता था कि मैं जब ग्रामोफोन बजाता था तो मुझे एक भजन बहुत पसंद था। आपने भी शायद नाम नहीं सुना होगा, ज्योतिका रॉय। और हमारे लगभग जो व्यूअर्स हैं उन्होंने नाम नहीं सुना होगा। ज्योतिका रॉय वो आर्टिस्ट थी जिन्होंने गांधी जी को भी भजन सुनाए थे। तो ज्योतिका रॉय जो है, वो, उनका एक रिकॉर्ड था, घूंघट के पट खोल रे तो ही पिया मिलेंगे, मीना का भजन। मैं बजाता था और मैं साथ में गाता था। एक दिन मेरे पिताजी ने देख लिया, तो मैं घबराया, मैंने सोचा डांट पड़ेगी। तो बोले घबरा क्यों रहे हो, अच्छा गा रहे थे तुम। मैं कुछ इंतजाम करता हूँ। उन्होंने एक हारमोनियम का इंतजाम किया और मुझे थोड़ा गाना, वो उनको थोड़ा बहुत आता था बजाना हारमोनियम। गाना उन्होंने मुझे गाना गवाने की कोशिश की, और मैं गाने लगा। थोड़ा बहुत मैं समझने लगा मैं गा रहा हूँ। वो म्यूजिक का शौक कुछ इस तरह से लगा कि मैं जैसे ही वहां से बीकानेर आया, मेरे बड़े भाई जो हैं वो 6th 7th क्लास में जो है ना वो फर्स्ट आए। तो पिताजी ने कहा कि क्या इनाम चाहिए, तो उन्होंने कहा मुझे एक बैंजो दिलवा दीजिए। तो साहब हम तीनों लोग गए बाजार, 15 रुपए में एक बैंजो खरीदा गया, और भाई साहब लेकर के उसको बैठे। तो साज कोई भी हो, जब तक हाथ सदे हुए नहीं हो तब तक वो साज बज नहीं सकता। उन्होंने वो तार छेड़ते तो वो स्वर दबाना भूल जाते, स्वर दबाते तो तार छेड़ना भूल जाते। उन्होंने बोर होके रख दिया। एक दिन मेरा मन हुआ, मैंने उनसे कहा आप कहें तो मैं कोशिश करूं। बोले हाँ हाँ, मेरे से तो नहीं बज रहा है ये, तू ले ले इसको। मैंने लिया और मैं रेडियो के साथ बैठ करके और उसके स्वर मिलाने लगा।
नतीजा यह कि मैं बेंजो 6 महीने में मैं बेंजो बजाने लग गया। फिर मैंने फ्लूट उठाई, फ्लूट भी बजाने लग गया मैं। बजाता इतना ही था कि जो गाने बज रहे हैं उनके साथ बजा लेता था। ठीक है। उसके बाद एक वक्त आया जब मैंने एक एक करके साज, कई साज अपने हिसाब से थोड़ा थोड़ा मैं बजाने लग गया था। थोड़ा क्लासिकल भी सीखने की कोशिश करने लगा। लेकिन जब हायर सेकेंडरी कर ली मैंने, तो मैंने सोचा अब मैं संगीत लेता हूँ कॉलेज में। तो मैं संगीत के स्कूल, गर्ल्स स्कूल में नहीं, गर्ल्स कॉलेज में गया एक्चुअली। क्योंकि कहीं भी लड़कों के लिए संगीत की व्यवस्था थी नहीं। तो मैं वहां गया तो सबसे पहले तो वो चौकीदार मुझे अंदर ही जाने नहीं दे रहा। लड़कियों कॉलेज में एक 17-18 साल के लड़के को कौन जाने देगा? तो उसने कहा नहीं, मैंने नहीं जाने मैं मैंने बहुत हाथ पैर जोड़े उसको। तब उसने कहा अच्छा चलो, मैं प्रिंसिपल के कमरे तक ले जाऊंगा आंखों पे पट्टी बांध के। मैंने कहा ठीक है, तो मेरे आंखों पे पट्टी बांध के ले जाओ। तो मेरी आंखों पे पट्टी बांध के प्रिंसिपल के कमरे तक ले गया। और प्रिंसिपल जैसे ही देखा वो बढ़ के, कौन है ये? अभी पुलिस को बुलाऊंगा। मैंने कहा आप पुलिस को बुलाइए, चाहे मिलिट्री को बुला लीजिए, कुछ भी कर दीजिएगा, आप मेरी बात सुन लीजिए। बोले अच्छा आओ अंदर आओ। अंदर गए। क्या बात? मैंने कहा देखिए मैं संगीत सीखना चाहता हूँ, और संगीत सिखाने का काम कोई भी आदमी लड़कों को नहीं कर रहा है। एक टूटा फूटा स्कूल है यहाँ, लेकिन वहां संगीत सिखाया नहीं जाता। वो एक महज तकमील पूरी करते हैं, वो लोग सिखाते नहीं है। तो मुझे आप यहाँ एडमिशन दे दीजिए। बोले पागल भी हो गया, लड़कियों के कॉलेज में तुम्हें एडमिशन? मैंने कहा मैं ऐसे ही पट्टी बांध के आऊंगा और पट्टी बांध के जाऊंगा, और मैं इधर उधर कहीं नहीं देखूंगा। बोले इतने में उन्होंने म्यूजिक की लेक्चरर को भी बुला लिया। तो वो मेरे से कहने लगी बेटा तुम म्यूजिक म्यूजिक कर रहे हो, क्या जानते हो तुम म्यूजिक में? मैंने कहा मैं कुछ नहीं जानता, तभी तो मैं सीखना चाहता हूँ। बोले नहीं फिर भी कुछ तो जानते होगे। मैंने कहा अच्छा चलिए आपके म्यूजिक रूम में चलिए, मैं थोड़ा बहुत जो जानता हूँ मैं आपको बताता हूँ। वो मुझे म्यूजिक रूम में ले गए। म्यूजिक रूम में जब बैठे तो मैंने कहा मैडम आप कोई भी जो है आप किस सुर से गाएंगी? उन्होंने बताया पांचवा काला। का अच्छा। मैंने देखा पांचवें काले, हारमोनियम तो था ही था, पांचवें काले से मिली हुई सितार भी रखी हुई थी वहां। और वैसी उसी सुर की बांसुरी भी मुझे मिल गई। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है अब आप गाइए, कुछ भी गाइए। क्या मैं क्लासिकल गाऊंगी? मैंने कहा हाँ आप क्लासिकल ही गाइए। वो क्लासिकल गाने लगी। तो मैंने हारमोनियम लेकर उनके साथ संगत करने लगा, और 4-5-6 मिनट तक संगत करता रहा उनके साथ। फिर मैंने उसको रखा, फ्लूट उठाई और उनके साथ फ्लूट पे संगत करने लगा। फिर मैंने फ्लूट रखी और सितार उठाई, सितार के साथ संगत करने लगा, सितार से। तो ऐसे करके 10-12-15 मिनट निकल गए, तो वो हक्की बक्की रह गई। बोले वेरी गुड बेटा वेरी गुड। मैंने कहा नहीं अब रुकिए आप 1 मिनट, एक चांस मुझे और दीजिए। आप पकड़िए हारमोनियम, कोई भी राग आप छेड़िए इस पे, मुझे बंदिश नहीं आती, मैं सिर्फ तराना गाऊंगा, लेकिन आप जो राग छेड़ेंगी मैं उससे बाहर नहीं निकलूंगा। और मैं 10 मिनट तक गाता रहा और मैं उस राग से बाहर नहीं निकला। दोनों वो इतनी दुखी हुई कि हम कुछ नहीं कर सकते बेटा, कुछ नहीं कर सकते। हम सिर्फ ये कर सकते हैं कि जब भी हमारे यहाँ प्रोग्राम होगा कोई म्यूजिक का, तो हम तुम्हें इनवाइट करेंगे। मैंने कहा मैं यहाँ इनविटेशन लेने नहीं आया हूँ मैडम। और मैंने, शबनम जी, उस दिन संगीत को तलाक दे दिया। उसके बाद संगीत मेरे जीवन में से खुरच खुरच के निकाल दिया मैंने। लेकिन फिर भी पता नहीं कैसे पढ़ने की आदत नहीं गई, सुनने की आदत नहीं गई, संगीत सुनता रहता था। तो जहां कहीं भी किसी भी स्टेशन पे होता, और अगर कोई आर्टिस्ट आ जाता गाने के लिए और कोई साज बजाने वाला नहीं होता,
तो जो मेरे म्यूजिक के पैक्स होते थे वो आके कहते थे बॉस काम निकाल दो यार, इनके साथ बजा दो जरा जरा सा। तो बजा तो मैं देता था, लेकिन गाने की तो मैंने कसम खा ली उस दिन के बाद। अच्छा, अब ज्योतिका रॉय जी की बात पूरी कर दूं मैं आपको। ज्योतिका रॉय का मैं इतना जबरदस्त फैन रहा, और ये बात मैं 1957-58 की बात कर रहा हूं। 1957-58 से अब आप आइए 2005-6 में। मैं अपने कमरे में बैठा हुआ, विविध भारती का हेड था मैं बैठा हुआ, एक फोन आया। तो का विविध भारती से बोल रहे हैं? मैंने कहा जी फरमाइए। भाई द वे मेरी पीए नहीं थी उस वक्त, तो मैंने ही सीधा उठाया था फोन। तो बोले जी एक कलकत्ता से आर्टिस्ट आई हुई हैं, आपने तो खैर नाम भी नहीं सुना होगा उनका, लेकिन वो विविध भारती में आना चाहती हैं, विविध भारती देखना चाहती हैं, और आप चाहें तो रिकॉर्ड भी करना चाहती हैं। तो मैंने कहा विविध भारती में सब सब आर्टिस्ट का स्वागत है, लेकिन कौन है वो? कि आप नहीं जानते होंगे। मैंने कहा नाम तो बताइए। कि जी उनका नाम ज्योतिका रॉय है। मैंने कहा क्या? और मैं उछल गया एकदम, ज्योतिका रॉय? तो क्या आप जानते हैं? मैंने कहा आप उनके जानने की बात कर रही हैं, मेरे लिए तो वो मीराबाई है। क्योंकि मैं छोटा था, 7 साल का था, 6-7 साल का उस वक्त। तो रिकॉर्ड क्या है क्या नहीं है मैं समझता नहीं था। मैं तो यही सोचता था कि ये जो गा रही है ये मीराबाई ही गा रही है। तो मैंने कहा कहाँ है आप, बताइए कहाँ, एड्रेस दीजिए, जल्दी दीजिए, मैं आता हूँ, अभी आता हूँ। और मैं भागा हुआ गया उनके पास, उनको लेके आया विविध भारती में। एक पूरा दिन ज्योतिका रॉय जी के साथ रहा मैं, और उनको खूब रिकॉर्ड किया मैंने। वो उस वक्त 96 ईयर्स की हो चुकी थी। उन्होंने फिर भी गाया, खूब गाया, इंटरव्यू दिया। वो पूरा दिन मेरी जिंदगी का, मतलब जिंदगी के जो बहुत गिने चुने बहुत अच्छे जो दिन होते हैं उनमें से एक दिन था। तो मैंने आपको 2 संस्मरण और सुना दिए, 3 और सुना दिए। जी। दो, एक संस्मरण के साथ 2 फ्री मुझे मिल गए। जी हाँ। आप और कुछ पूछना ये वाला चाहेंगी? म्यूजिक का तो बहुत, हाँ हाँ, कि मैं ये कह रही हूँ म्यूजिक वाला तो बहुत ही अहम था कि वो आप गर्ल्स कॉलेज पहुंच गए और इस तरह से सीखना, क्योंकि आपका इतना एक शौक था इस तरह की जी। चीजें, और अगर वाकई में आपको कोई गुरु मिले होते तो उसमें भी आप, मुझे लगता है कि उसमें भी आप ध्रुव तारा हो ही जाते हैं। लेकिन ये है कि मैं ये कह रहा हूं कि, खैर इतना जी, ही था। मैं ये कह रहा हूं, देखिए अगला जन्म कोई होता है या नहीं होता नहीं जानते, मगर कुछ लोगों का यकीन है ये कि एक, मतलब इंसान का एक के बाद दूसरा जन्म होता है। मुझे नहीं पता होता है या नहीं होता है, लेकिन अगर होगा तो ये कसम खाई है मैंने कि अगला जन्म मेरा पूरा संगीत के नाम होगा। मैं और कुछ नहीं करूंगा, चाहे मैं 10वीं पास भी ना करूं, लेकिन मैं अपना अगला जन्म जो है वो संगीत को सौंपूंगा। ये मैंने कसम खा रखी है, अगर कोई अगला जन्म नाम की चीज होती है तो। जी। मतलब इस जन्म में जो कसर रह गई है और आपके दिल पे एक खलिश रह गई है कि हम जो है संगीत नहीं सीख पाए, ऊपर से वो वोकल है ना, इंस्ट्रूमेंट में तो आप फिर भी बजाते रहे, और जो भी उसमें अगर कोई अकम्पनिस्ट नहीं था या कोई भी नहीं था तो उसमें भी जो कलाकार का आप संगत आपने कर दिया आप उसमें आकाशवाणी में, लेकिन फिर भी आपके दिल बिल्कुल। में खलिश है, कसक उठी कि नहीं, लेकिन मैं गा नहीं बिल्कुल। पाया, जो आपकी कसम थी जी। उसको अभी तक बरकरार रखा है। और अगले होप्स जी। हो कि ऐसा ही हो कि जी। अगर कोई जिंदगी दोबारा मिलनी है
तो उस जिंदगी में आप एक अच्छे जी संगीतकार बनकर सामने आए। अच्छा सर, मैं एक क्वेश्चन जी और जी एक चीज और पूछना जी चाहूंगी फरमाएं। अपने दर्शकों के लिए, कि किस तरह से आप तो एक अच्छे म्यूजिक संगीतकार भी हैं, अच्छे राइटर भी हैं, अच्छी कहानी लिखते हैं, अच्छे जी कथाकार हैं आप, और ऐसे ये वो भी आपने किया है ब्रॉडकास्ट वगैरह में, जो उसका डेवलपमेंट का जो काम जो वर्क था वो भी किया, और ये बहुत अहम आपकी उपलब्धि है कि आपके ऊपर, आपके इस वर्क पर टोरंटो यूनिवर्सिटी में, वहां पे राजशर इस यूनिवर्सिटी में आपका पढ़ाया जा रहा जी है 2 चैप्टर के रूप जी में। तो लेकिन ये तो बहुत अहम है, जी। लेकिन एक और भी चीज जो आप फोटोग्राफी, हाँ। इस पर भी थोड़ा आप बताइए कि आप बहुत अच्छे फोटोग्राफर, आप बहुत ही अच्छे हैं। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि बहुत ही अच्छे आप फोटोग्राफर हैं, और बहुत दूर दूर बहुत सी मैगजीन्स में आपकी फोटोग्राफी की जो आपने जो फोटोग्राफ्स होते थे वो निकलते रहते थे। सर आप उस पर भी थोड़ा कुछ बताइए। हाँ, देखिए, म्यूजिक तो खैर मैं कहूँगा कि म्यूजिक तो मेरा फील्ड में नहीं मान सकता, क्योंकि वो खलिश तो बरकरार है अपनी जगह और रहेगी। जी जी लेकिन मैं सीख नहीं पाया कुछ भी संगीत में, मुझे संगीत में कुछ आता नहीं है। आप कह रही है ना संगत कर लेते हैं, वोकल नहीं। वो संगत वंगत भी जो है ना बहुत ही टूटी फूटी होती है। मैं आपको इसका एक किस्सा और बताऊंगा, सुनाना चाहूंगा। मैं सूरतगढ़ में पोस्टेड था। तो सूरतगढ़ इज ए वेरी स्मॉल स्टेशन, बहुत छोटा स्टेशन है। ट्रांसमीटर के हिसाब से तो बहुत बड़ा स्टेशन है, 300 किलोवाट का ट्रांसमीटर है वहां, जो कि पाकिस्तान के बॉर्डर पे है। तो पाकिस्तान की तरफ बीम करने के लिए वहां प्रोग्राम्स होते हैं। लेकिन स्टेशन बहुत छोटा सा, हम लोगों ने ही जाकर के शुरू किया था उसको, उस स्टेशन को। तो एक हमारे कॉम्पियर हुआ करते थे, सत्यनारायण अमन प्रभाकर, चाचा जी बोलते थे हम उनको सब लोग। और वो ग्रामीणों के प्रोग्राम में बैठते थे। तो मुझे भी बिठा लेते थे वो। एक दिन मुझसे बोले, मेरा नाम नारायण था उसमें, ग्रामीणों के प्रोग्राम में जो स्टॉक कैरेक्टर होते हैं ना, तो नारायण। और राजस्थानी में प्यार से जब किसी को बोलते हैं, जैसे नारायण है तो उसको नारायण नहीं बोलेंगे, नारायणिया ऐसे बोल लेंगे। जैसे महाराष्ट्र में है, जैसे प्रकाश किसी का नाम है तो उसको कहेंगे पक्या। तो इसी तरह से मुझे उन्होंने कहा नारायणिया। मैं क्या, हाँ चाचा जी। तो बोले कि अरे बेटा एक काम करेगा क्या? क्या? कि देख मैं 3-4 साल में रिटायर होने वाला हूँ, और तुम लोगों के ट्रांसफर का तो कोई भरोसा ही नहीं, कभी भी हो सकता है अफसर लोगों का। तो तुम, मेरे पास 3 चीजें ऐसी हैं जो मुझे पुश्तैनी मिली हुई हैं, वो मैं गा करके रिकॉर्ड करना चाहता हूँ। लेकिन अपने यहाँ कोई इंस्ट्रूमेंटलिस्ट है नहीं, तो मेरे साथ हारमोनियम बजा देगा क्या? तो मैंने कहा चाचा जी मुझे तो टूटा फूटा बजाना आता है, मुझे बहुत अच्छा तो नहीं आता। तो बोले कि बेटा जितना तेरे को आता है ना, मेरे लिए उतना बहुत है। ये चीजें मेरी जो हैं ये मेरे साथ ही चली जाएंगी वरना इस दुनिया से। नहीं तो 3 चीजें उनकी थी, सिंहासन बत्तीसी और इस तरह से 3 उनके आख्यान थे। तो मैंने कहा ठीक है, आप अगर ऐसा कह रहे हैं तो मैं तो बजा दूंगा। तो हमें लगभग 4 महीने लगे उन सबको रिकॉर्ड करने में। मैं जब भी हम लोगों को टाइम मिलता हम लोग रिकॉर्ड करते थे। तो उसमें हारमोनियम मैंने बराबर पूरा उनके साथ बजाया, और वो आज भी वहां वो चीजें रखी हुई है। मेरे चाचा जी जो थे वो तो बेचारे इस दुनिया से कुछ कर गए, लेकिन वास्तव में वो हम लोगों के लिए वो चीजें छोड़ गए, और मेरा उसमें थोड़ा सा योगदान है। ये मेरा सौभाग्य है। अब आती है बात फोटोग्राफी की। तो देखिए, संगीत छोड़िए, संगीत तो खैर, ड्रामा मेरा सबसे पहला प्यार है, ये समझिए। ड्रामा, नाटक करना मैंने जब भी मौका मिला है मैं नाटक जरूर किया है। और दूसरा मेरा फील्ड जो है वो है ट्रेनिंग, लोगों को सिखाना। और बहुत जगह बहुत देशों में मैंने ये इसके वर्कशॉप्स किए हैं, लोगों को सिखाया है ड्रामा
कैसे ड्रामा किया जाता है। इसके साथ साथ जो मेरे मन में जो खलिश आप म्यूजिक की कह रही हैं ना, उसी तरह से एक खलिश मेरे मन में तब हुई थी जब हमें कैमरे को हाथ नहीं लगाने दिया जाता था। हर चीज इस दुनिया में आए हैं तो जब भी कोई चोट पड़ती है ना, तभी इंसान को वो चीज असर करती है, उसके दिल के अंदर तक असर करती है। तो जब उस वक्त वो छूने नहीं दिया जाता था तो लगता था यार कैमरा तो होना चाहिए, कैमरा छूना चाहिए। यूं करके मैं कॉलेज में आ गया, डूंगर कॉलेज बीकानेर में। मेरे एक गुरु हैं जोशी जी, शिवजी जोशी, जो वर्ल्ड फेम के फोटोग्राफर हैं। एक दिन उनके घर गया तो कैमरा लिए बैठे थे। तो मैंने कहा सर आप फोटोग्राफी भी करते हैं क्या? तो बोले अरे तुझे भी शौक है क्या? मैंने कहा शौक है तो तब कहूं जब मेरे हाथ में कभी कैमरा आया हो। तो उन्होंने कहा ये ले कैमरा, पकड़, देख। मैंने कहा ठीक है। मैंने कैमरा हाथ में लिया, पहली बार कैमरा हाथ में लिया मैंने। फिर उसके बाद जैसे ही मुझे मौका मिला मैंने कैमरा खरीदा, और जो पहला रोल खींचा था मैंने ब्लैक एंड व्हाइट का। कैमरे उस जमाने में याशिका आया करता था एक कैमरा, तो याशिका 124G मैट, मुझे अभी भी उसका मॉडल नंबर भी याद है। तो जैसे ही वो कैमरा मेरे पास में आया, मैंने पहला जो रोल खींचा उसमें 12 फोटो होते थे एक रोल में। उन 12 में से 10 फोटो पब्लिश हुए। हाँ, तो मेरा हौसला बढ़ा। फिर मैंने कैमरे को थाम लिया, छोड़ा नहीं। फिर एक वक्त ऐसा आया जब मैं कोटा में था कि हफ्ते में मेरे 5 6 7 फोटो छपते ही छपते थे, चाहे वो धर्मयुग हो, चाहे साप्ताहिक हिंदुस्तान हो, चाहे नवभारत टाइम्स हो, चाहे टाइम्स ऑफ इंडिया हो, चाहे सरिता हो, चाहे मुक्ता हो, चाहे नंदन हो, पराग हो, कोई मैगजीन नहीं छूटी। और फिर कुछ विदेशी जो मैगजीन्स थी उनमें भी छपने लगा। फिर आपके जो एयरलाइंस के, कुछ एयरलाइंस जो हैं उनकी जो मैगजीन्स होती हैं उनमें भी छपने लगा। ऐसे करके और फोटोग्राफी जो है, मगर फिर धीरे धीरे कुछ ये हो गया कि वक्त मिलना कम हो गया। तो आपके पास होते तो 24 ही घंटे हैं ना दिन में, उससे ज्यादा तो हो नहीं सकते। तो थोड़ा कम हो गया, लेकिन फोटोग्राफी का अभी भी शौक है। अभी भी मैं बाहर, हिंदुस्तान से बाहर कहीं जाता हूँ तो कुछ अच्छे फोटो जरूर खींच के लाता हूँ। और कभी कभी जैसे भरतपुर के पास सेंचुरी है, बर्ड सेंचुरी है, वहां चला गया, वहां खींचे फोटो। ऐसे घूमता रहता हूँ, जैसलमेर गया तो वहां खूब फोटोग्राफी की। मैं ये सब आपको बता रहा हूँ, और ये भी कहूंगा कि ये डालता भी रहता हूँ, मैं इंटरनेट पर भी डालता रहता हूँ। इसके अलावा एक बात बताना चाहूंगा मैं, जो मेरे संस्मरण हैं, इनकी किताबें तो हैं ही, बोधि प्रकाशन से छपी है किताबें। और किताबों के अलावा अभी मैंने अपना एक यूट्यूब चैनल शुरू किया है, ऑन एयर विद महेंद्र मोदी। अगर आप या व्यूअर्स जो भी हैं वो अगर इनको सुनना चाहें तो वो इस यूट्यूब चैनल पर जाकर, अभी शुरू ही किया है मैंने, 5 6 एपिसोड्स किए हैं उसमें, पहली किताब के 7वां एपिसोड आज या कल में मैं अपलोड करूंगा। लेकिन मेरा ये है इरादा कि मैं अपनी सारी किताबें जो हैं वो इन पर अपलोड करूंगा, ताकि जो लोग माजूर हैं, आंखों से नाबीना लोग हैं, वो लोग भी आ, उसको, उसका मजा ले सकें। और जो जो लोग ऐसे हैं जो किसी वजह से किताबें नहीं पढ़ पाते, वो सुन सकें। तो वो ऑन एयर विद महेंद्र मोदी इस यूट्यूब चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। मैं जी। ये चाहती हूँ कि जो दर्शक हैं और जो लोग, जिन लोगों को बहुत पसंद आया
कि महेंद्र मोदी सर का जो संस्मरण है, और इनकी यही एक संस्मरण नहीं, संस्मरण की तो लाइन लगी है आपके पास, क्योंकि आपकी बहुत लंबी सर्विस रही है विविध भारती में, आकाशवाणी में, तो यकीनन आपके संस्मरण भी बहुत होंगे। उन संस्मरण को जो आपने लफ्जों का जामा पहनाया है, उसको आपने अपनी आवाज दी है, और उस आवाज को हम लोग को सुनने के लिए आपने अभी शुरू किया है ऑन एयर विद महेंद्र मोदी। तो इस नाम से जो आपका यूट्यूब चैनल है, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग उस यूट्यूब चैनल पर जाएं, उसको देखें और आपके एक से एक संस्मरण को सुन सकें। और ये आपने बहुत अच्छा किया कि सारी चीजों को आपने उसमें अपने एक एक संस्मरण को उसमें कर दिया। तो ये सही है कि बहुत लोगों पर किताबें नहीं पहुंच पाएंगी, दस्तयाब नहीं हो पाएंगी, तो एटलीस्ट वो जब चाहेंगे और इस आवाज को महसूस करेंगे, महसूस भी करेंगे और महसूस भी करेंगे। आप तो उर्दू के बहुत ही माहिर हैं, आप समझ सकते हैं कि महसूस भी करेंगे और महसूस भी करेंगे, दोनों चीजें वो इस आवाज को भी और आपके संस्मरण को भी। तो इस तरह से अच्छा, एक चीज सर, अब हम लोग का टाइम भी हो रहा है, बस एक लास्ट से अपनी बात खत्म करूंगी कि आप विविध भारती का आपने क्या रजत जयंती, शायद क्या 50वां स्वर्ण जयंती, नहीं स्वर्ण जयंती, आपने विविध भारती का स्वर्ण जयंती मनाया, तो उसमें जो है आप ऑल इंडिया उस पे जो है आप ये चैनल हेड थे विविध भारती के, और हिंदुस्तान के सभी शहरों से जाकर उस स्वर्ण जयंती में गाने के लिए आर्टिस्ट को आप खुद सेलेक्ट करते थे, और उसके बाद जो अच्छा आर्टिस्ट होता था, शायद आप समझ रहे हैं मेरी बात को कि मैं क्या पूछना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत सी व्यूवर्स है जो जानना चाहे, मैं चाहूंगी कि आपके मुंह से वो आवाज बनारस के अवाम तक पहुंचे, हिंदुस्तान के अवाम तक पहुंचे कि आपने किस आर्टिस्ट को बनारस में आपने सेलेक्ट किया, क्योंकि आप हर शहर में जा रहे थे। आप मैं अपने दर्शकों को बताना भी चाहूंगी कि मैं आप लोगों को बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूंगी, और विदुषी सुचरिता गुप्ता जी के बहुत से स्टूडेंट्स भी आपको सुन रहे हैं, तो मैं चाहूंगी कि जो लोग अगर नहीं सुन पाए हैं वो दूसरे को भी बता देंगे कि महेंद्र मोदी सर ने क्या कहा है उनकी गुरु के लिए, या किस आर्टिस्ट को आपने यहाँ पे सिलेक्ट किया, किस तरह से आप आए और क्या विजन लेकर आप बनारस में आए, क्योंकि आप हिंदुस्तान के सभी शहरों में जा रहे थे, आप चैनल हेड थे, और आप स्वर्ण जयंती को वाकई में स्वर्ण जयंती का एक रूप देना चाहते थे, विविध भारती का स्वर्ण जयंती है। तो इस तरह से आप क्या किस तरह से, क्या इमेजिनेशन के साथ आप बनारस आए, कि बनारस तो खैर कला का खान है और संगीत का खान है, जिसके कड़कड़ में, जिसके दरो दीवार से झंकार सुनाई देती है, एक एक गली के दरो दीवार से। तो जब हर शहरों के बाद जब बनारस का नंबर लगता है, तो आप किस इमेजिनेशन के साथ आते हैं, जो आर्टिस्ट आपको मिलता है उस आर्टिस्ट की जो आवाज है, क्योंकि आप जाहिर सी बात है बहुत से आर्टिस्ट आए होंगे, बहुत से लोगों जो यहाँ के आकाशवाणी के उस वक्त के डायरेक्टर रहे होंगे, बहुत से लोगों को, बहुत से आर्टिस्ट को बुलाया होगा उन्होंने, तो आपने जिस आर्टिस्ट को सेलेक्ट किया अपने स्वर्ण जयंती में विविध भारती में गाने के लिए, किस तरह से आपने सेलेक्ट किया, क्या महसूस किया था उस वक्त कि इस आवाज को सेलेक्ट करना चाहिए या नहीं, आप इसके बारे में थोड़ा बताइए। जी शबनम जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा इस सिलसिले में कि ये स्वर्ण जयंती जो वर्ष हमने मनाया 2007 से 2008 तक, इससे पहले विविध भारती कभी भी मुंबई से बाहर नहीं निकला था। विविध भारती के प्रोग्राम सारे लाइब्रेरी बेस्ड होते थे, लाइब्रेरी बेस्ड सर्विस ही मानी जाती थी ये, और यहीं पर जो आ जाता था उसको हम ब्रॉडकास्ट करते थे, यहां से बाहर कोई नहीं जाता था। लेकिन जब स्वर्ण जयंती हम लोग बनाने लगे तो सबसे पहले मैंने तय किया कि विविध भारती बाहर निकलेगा। अब विविध भारती बाहर निकलेगा, जो अब तक नहीं किया है, क्योंकि सारे कलाकार जो हैं वो कलाकार यहां तक नहीं पहुंच सकते। और इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे एंगल्स लिए मैंने, जैसे जो हमारे फौजी भाई हैं, फौजी भाइयों तक पहुंचा जाए। तो मैं जैसलमेर का जो बॉर्डर है, पाकिस्तान का बिल्कुल बॉर्डर, जहां फेंसिंग लगी हुई है, जहां पर वो तार बिछे हुए हैं, वहां पर जाकर के और मैंने प्रोग्राम किए।
वहां जो पोस्ट बनी हुई है उन पोस्ट तक गया हूं मैं, वहां भी हम लोगों ने प्रोग्राम किए। और उसके साथ साथ फिर एयरफोर्स का प्रोग्राम, इलाहाबाद में एयरफोर्स का जो स्टेशन है वहां किया। बनारस से, बनारस म्यूजिक की एक बहुत मानी हुई जगह है, इसमें कोई दो राय रही ही नहीं। और आज से 100 साल पहले भी नहीं रही है और 100 साल बाद भी नहीं रहेगी। मैं जब इलाहाबाद में पोस्टेड था तो उस वक्त खान साहब, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब और किशन महाराज, मतलब सभी तमाम लोग जो हैं वो रिकॉर्डिंग के लिए वहीं आया करते थे इलाहाबाद, क्योंकि उस वक्त बनारस में म्यूजिक की रिकॉर्डिंग नहीं हुआ करती थी, क्लासिकल म्यूजिक की रिकॉर्डिंग नहीं हुआ करती थी, क्लासिकल की रिकॉर्डिंग वहीं होती थी। तो उन लोगों से मेरा राब्ता रहा, अच्छा राब्ता रहा। और उन लोगों से मेरी जान पहचान, खान साहब से खास तौर से उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब जब भी तशरीफ लाते थे तो मैं कोशिश करता था कि उस दिन और कुछ नहीं करूं, मैं उनके साथ ही रहूं। यूं करके जब ये मनाने लगे हम स्वर्ण जयंती, तो मेरा मन हुआ हाँ मैं वहीं आ रहा हूँ। जी, जी बोलिए। सर, अब अभी आप स्वर्ण जयंती जब आप मनाने के लिए आने लगे, तो आप बॉम्बे में उस वक्त पोस्टेड थे? हाँ, विविध भारती बॉम्बे में ही है। अच्छा। विविध भारती का हेड ऑफिस बॉम्बे में ही है। तो मैं 1999 से वहां मेरी पोस्टिंग रही। तो मैं वहां आया साहब, जब बनारस आया तो वहां जो डायरेक्टर थे उनसे बातचीत हुई, कुछ कलाकारों के बारे में मैंने कई लोगों की रिकॉर्डिंग सुनी, मैंने इलाहाबाद में भी कई लोगों की रिकॉर्डिंग सुनी। तब उन रिकॉर्डिंग्स, कोई इंटरव्यू नहीं लिया मैंने, रिकॉर्डिंग सुनी, क्योंकि रिकॉर्डिंग से ही पता लग जाना था, ऑडियो से ही पता लग जाना था मुझे। तब मैंने एक नाम खींच करके निकाला और वो नाम था सुचरिता गुप्ता जी का। क्योंकि मुझे मुझे उनके गाने में एक अलग तरह का मिठास लगा, एक अलग तरह की ताजगी लगी। और इसके साथ साथ चाहे वो लोकगीत हो, चाहे वो उपशास्त्रीय संगीत हो, चाहे शास्त्रीय संगीत हो, हर एक में उनकी पकड़ जो है वो मुझे बहुत अच्छी लगी। तो मैंने, जो रविशंकर यहाँ डायरेक्टर हुआ करते थे, उनसे कहा, मैंने कहा आप तो सुचरिता जी को बुला दीजिए, बस मुझे और कोई नहीं चाहिए। तो खैर वो उन्होंने एक और आर्टिस्ट को भी जोड़ा था साथ में, शहनाई वादक थे। मगर यह है कि मेरी पसंद रही सुचरिता जी। और उनके गाने में जो खास बात यही लगी मुझे, एक नहीं है खास बात, खास बातें कई लगी। जैसा मैंने कहा, मिठास, मेलोडी बहुत जबरदस्त है, लाइट म्यूजिक, क्लासिकल म्यूजिक, फोक म्यूजिक। और सही बात यह है कि ये सारा म्यूजिक कहीं ना कहीं फोक म्यूजिक से ही निकला हुआ है, चाहे क्लासिकल हो चाहे सेमी क्लासिकल हो। तो इन सब का जो एक दूसरे से जुड़ाव है, इन सब का एक दूसरे से जो कनेक्शन है, उससे बहुत अच्छी तरह से वाकिफ है सुचरिता जी। ये बहुत बड़ी बात है। वरना जो लाइट गाते हैं वो लाइट गाते हैं, जो क्लासिकल गाते हैं क्लासिकल गाते हैं, जो सेमी क्लासिकल गाते हैं सेमी क्लासिकल गाते हैं, जो फोक गाते हैं वो फोक गाते हैं। लेकिन ये चीज उनकी बहुत जबरदस्त है और उन्हें संगीत का जबरदस्त ज्ञान है। तो यही सोच करके, यही देख करके मैंने उनको सेलेक्ट किया। और आज भी मुझे इस बात का गर्व है कि विविध भारती के पास उनकी रिकॉर्डिंग्स है, और वो एक असेट है, वो एक पूंजी है विविध भारती। जी। सर, जिस वक्त जब आप आए, अभी तो आपने सारे आर्टिस्ट की वो रिकॉर्डिंग सुनी, और रिकॉर्डिंग में आपने विदुषी सुचरिता गुप्ता जी का निकाला और कहा डायरेक्टर से, आकाशवाणी हाँ, वाराणसी के, कि आप इस आर्टिस्ट को बुलाइए। उस वक्त तो आप हाँ, जानते नहीं थे? नहीं नहीं, मैं नहीं जानता था बिल्कुल। तो मैं सर इसलिए जब नहीं आप जानता था, मैं इसलिए नहीं जानता था क्योंकि जब मैं
इलाहाबाद में था। उस वक्त सुचरिता जी से मेरी भेंट नहीं हुई थी, क्योंकि ये बात है 84 से 87 की। वो तब भी गाती होंगी, निश्चित रूप से गाती होंगी, लेकिन उनसे वाकफियत नहीं हुई थी मेरी उस वक्त तक। बाकी बड़े बड़े सब कलाकारों से मेरी वाकफियत हुई थी, लेकिन सुचरिता जी से तब नहीं हुई थी। तब मैंने पहली बार जब मैं आया वहां बनारस, तभी मैंने उनको सुना। जी। अभी तो आपने रिकॉर्डिंग सुनी, फिर रिकॉर्डिंग भी आपने अपने सामने ही करवाया। तो जब हाँ आपने बिल्कुल। रिकॉर्डिंग अपने सामने करवाया और वो जब आती हैं और किस तरह से शुरू होती हैं, आपने क्या उस वक्त क्या महसूस किया? क्योंकि आर्टिस्ट को सामने देखकर जो महसूस करने वाली बात होती है, वो बताइए, वो बहुत अहम होती है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो अहम होती है, लेकिन उनकी काबिलियत का अंदाजा रिकॉर्डिंग सुनकर ही लग गया था। तो मुझे ताज्जुब नहीं हुआ उन्हें सामने देखकर, उन्हें सामने सुनकर, उन्हें रिकॉर्डिंग करके। मुझे कोई ताज्जुब नहीं हुआ, क्योंकि मैंने उनकी रिकॉर्डिंग सुनी थी, और वो सुन करके और मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मैंने सही आर्टिस्ट को सेलेक्ट किया है। बहुत अच्छी सिंगर है वो। उन्होंने नई राग बनाई, नया राग बनाया है, इजाद किया है नया राग, और उसका नाम भी आपके नाम पर रखा है, राग शबनमी। इस पर हमारी उस दिन बात हुई ही थी कि किस तरह से ये भैरव थाट का राग है, और ये किन रागों के कहाँ नजदीक है, किन रागों किस राग के, आनंद भैरव के काफी नजदीक पड़ता है ये राग। और क्योंकि इसमें ऋखब और दहवत जो है, दोनों जिस तरह से भैरव थाट में होता है कि ये दोनों कोमल लगते हैं, लेकिन वो डिटेल में हमारी बात हुई ही थी। व्यूअर्स को तो खैर बताने से कोई अर्थ नहीं है। जी, आपने मुझे सारी बातें बताई थी। जी। राग शबनमी आपने जब देखा कि ये राग शबनमी है, जी। उसके बाद आपने एक-एक चीज़ों का कि किस-किस राग से ये करीब है, किस ठाट से करीब है, मतलब सारी चीज़ों को आपने डिटेल में मुझे बताया था, जी। जी। वाक़ई जी। में। जी। तो जी। इस तरह से तो वाक़ई में ये एक एसेट्स हैं। आप विविध भारती की मैं आप कर रहे हैं, मैं कहती हूँ कि जी। पूरे बनारस की आप शान हैं और एसेट हैं, नो डाउट। बिल्कुल और इस तरह बिल्कुल। से हाँ, तो बिल्कुल, अभी मैंने उस अब दिन उनका जिस दिन बेगम अख्तर साहिबा का शायद एनिवर्सरी थी, तो उस दिन उनका वो प्रोग्राम भी मैंने देखा था और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने आपको बताया भी था कि वो प्रोग्राम मुझे बहुत पसंद आया। बेगम अख्तर साहिबा पर मैंने भी थोड़ा सा काम किया हुआ है। मैंने उनके ऊपर एक फीचर बनाया था जो दिल्ली से ब्रॉडकास्ट हुआ। दिल्ली से मतलब पूरे हिंदुस्तान से नेशनल प्रोग्राम में ब्रॉडकास्ट हुआ था। तो वो उर्दू में एक फीचर था, वो मैंने, मेरी तहरीर थी वो। और जब तैयार किया गया तब भी इत्तेफाकन जो जिन्होंने तैयार किया था, आनंद सिंह, वो इलाहाबाद के हैं, वो मेरे स्टूडेंट रहे हैं। तो उन्होंने कहा भैया आप भी साथ रहिए, तो मैं भी उनके साथ रहा और हम लोगों ने तैयार किया वो। तो बेगम अख्तर साहिबा को यकीनन बहुत पसंद मैं भी करता हूँ, और उन्होंने जो उनकी चीजें गाई वो दिल को छूने वाली थी, बहुत अच्छा लगा। जी। बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत शुक्रिया कि इस तरह से आपने मेरे प्रोग्राम को भी आप देखते हैं। ये जी। मुझे सुनकर बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि एक एक वाक़ई में जी। आपको एक तो आप खुद ही इतना लिखते पढ़ते रहते हैं और जी। इतना वक़्त निकाल कर मेरे प्रोग्राम को अगर आप देख रहे हैं, तो सर आपका मैं हृदय से आभारी हूँ। आपका मैं समीम क़ल्ब से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप मेरे प्रोग्राम को देखते हैं। और सर आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक़्त दिया, जबकि आपके लाइफ़ हिस्ट्री में ये है कि आप आधी देर रात के 2 बजे तक भी आप लिखते रहते हैं। तो सर ऐसे जी। इंसान को जिसका वक़्त पढ़ाई-लिखाई में गुज़रता है, जिसका वक़्त किताबों में गुज़रता है, जिसका वक़्त संस्मरण लिखने में गुज़रता है, जिसका वक़्त इनोवेटिव चीज़ों में गुज़रता हो, और जी। उस इंसान से मैंने वक़्त चुराया
और आपसे लिया और काफी देर तक आपसे मेरी गुफ्तगू हुई और बहुत ही अच्छी, बहुत ही मालूमात और बहुत ही अट्रैक्टिव और बहुत ही मार्मिक आपने अपने संस्मरण भी सुनाए। मैं चाहूंगी कि बीच बीच में मैं आपको बुलाती रहूं, आप मुझे वक्त देते रहिए और इस तरह की चीजें सामने आए। और इसी के साथ मैं जी कुछ बोलना चाहते हैं क्या सर? मैं बस यही कह रहा हूं कि आप जब भी आवाज देंगी मैं हाजिर हो जाऊंगा। जब भी आवाज बहुत देंगी आप। शुक्रिया सर, इसके लिए आपका हाँ बहुत बहुत शुक्रिया। जी। मैं हाँ बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए कि इस जरा नवाजी के लिए सर। और मैं चाहूंगी कि अब मैं अपने दर्शकों से, अपने व्यूअर से, अपने श्रोताओं से अब विदा लेने का वक्त आ गया है। काफी देर तक हमारे साथ मेरे श्रोता भी थे, व्यूअर्स भी थे, मेरे नाज़रीन थे और इसके लिए मैं सबकी शुक्रिया अदा करती हूँ, सभी अपने नाज़रीन का। और साथ साथ सर आपका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे वक्त दिया और आप अपने कीमती वक्त मुझे देकर काशी कला कस्तूरी का सम्मान बढ़ाया, काशी कला कस्तूरी को इज्जत बख्शी। इसके लिए मैं समीम कल्ब से आपकी इंतहाई शुक्रगुजार। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मेरी तरफ से भी बहुत बहुत शुक्रिया आपको भी और तमाम नाजरीन को जो भी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। सबका शुक्रिया कि मुझ नाचीज के लिए इतना वक्त उन्होंने निकाला और मुझे देखा। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सर आप लीव हो जाइएगा, आप लीव हो जी जाइए। ओके।